नमस्कार, राधे राधे, स्वागत है आप सभी का सुबोध इन फाइन आर्ट एजुकेशन में। जी बिल्कुल, आज हम बात करने वाले हैं कंप्लीट सिलेबस किसका? साइकियाट्रिक का, जिसको अपन मेंटल हेल्थ नर्सिंग भी बोलते हैं। कंप्लीट सिलेबस के बारे में बात करेंगे। बीएस नर्सिंग 5th सेमेस्टर का एंड 6th सेमेस्टर, बीएस नर्सिंग 6 और 5th दोनों सेमेस्टर का, मेंटल हेल्थ नर्सिंग 1st एंड 2nd या साइकियाट्रिक 1st एंड 2nd का कंप्लीट सिलेबस के बारे में हम एक ही वीडियो में बात करेंगे। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम कोशिश करेंगे कंप्लीट कराने की। साथ में आपको जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा उसके लिए भी है, और जिसने पढ़ लिया उसके लिए क्या है? रिवीजन क्लास है सर। क्या है? रिवीजन क्लास। तो बहुत कमेंट आ रहे थे सर ये भी कराओ, बिल्कुल कराएंगे, सब कुछ करवाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का प्यारा सा लेक्चर बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट अपन आते हैं फर्स्ट चैप्टर के बाद कि साइकेट्रिक नर्सिंग होती क्या है सर। सबसे पहले अपन सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के बारे में बात तो करें कि होती क्या है। साइकेट्रिक नर्सिंग या मेंटल हेल्थ नर्सिंग क्या होती है सर? साइकेट्रिक नर्सिंग इज अ स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ नर्सिंग दैट फोकस ऑन, कि ये एक ऐसी ब्रांच होती है किसकी? देखो, अगर आपको स्पीड तेज लग रही हो तो आप थोड़ा कम कर सकते हो। यहाँ पर आपको 3 डॉट दिख रहे होंगे, उसमें जाकर आप स्पीड को थोड़ा सा कम कर सकते हो, और अगर जिसको कम लग रही हो वो ज़्यादा कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू यू, अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो। ठीक है। अब ये क्या, थोड़ा जल्दी करवाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम है, तो रिवीजन क्लास से थोड़ा स्पीड में बोलना ज़रूरी है। तो साइकेट्रिक नर्सिंग क्या होती है? स्पेशलाइज्ड ब्रांच होती है किसकी? नर्सिंग की, जिसमें किस किस पर हम फोकस करते हैं? प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, कि हमारी मेंटल हेल्थ नर्सिंग क्या करती है कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग नीचे दिए हुए जो 4 पॉइंट है उन पर फोकस करती है। एक नर्सिंग की स्पेशलाइज्ड ब्रांच होती है जो कि प्रमोशन ऑफ हेल्थ, मेंटल हेल्थ को प्रमोट करती है, प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस, ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इलनेस एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ पीपल विद मेंटल एंड इमोशनल डिसऑर्डर। अब आप इसमें देख सकते हो कि ये तो क्या हो गया? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी प्रिवेंशन हो गया। ठीक है, बिल्कुल सर। आगे अपन चलते हैं इवोल्यूशन ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग सर्विसेज एंड ट्रीटमेंट, कि कैसे कैसे इसका इवेल्युएट हुआ, कैसे कैसे मेंटल हेल्थ नर्सिंग का विकास हुआ। पहले कैसे इलाज होता था, अब कैसे होने लगा है। पहले ट्रीटमेंट कैसे होता था, अब कैसे होने लगा है। तो फर्स्ट आता है आपके पास पीरियड ऑफ परसिक्यूशन, कि परसिक्यूशन के पीरियड में क्या होता था कि ये सब माना जाता था कि जो मेंटल इलनेस है, जो भी मेंटल इल होते हैं, या फिर हम नॉर्मल भाषा में बोल सकते हैं जो भी पागल होते हैं, ठीक है, तो वो किसके कारण होते हैं? सम एविल और सम गोस्ट। कि ऐसा माना जाता था कि कुछ भूत प्रेत का साया है, इसकी वजह से ये पागल हो चुका है, इसकी वजह से इसकी मेंटल इलनेस हो चुका है। ठीक है। देयर वाज नो ट्रीटमेंट अवेलेबल फॉर मेंटल इलनेस। उस टाइम पर मेंटल इलनेस को ट्रीट करने के लिए कोई भी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं था। ओके सर, आगे चलते हैं। दूसरा पीरियड आया हमारे पास, पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन नाम से पता चला है, सेग्रीगेशन मतलब कि अलग कर देना, आइसोलेट कर देना। तो इस पीरियड में क्या किया गया कि असाइलम वाज एस्टेब्लिश्ड फॉर मेंटल इल पेशेंट। मेंटल इल पेशेंट के लिए क्या बनाए गए? मेंटल इल पेशेंट के लिए असाइलम बनाए गए। असाइलम क्या होता है? पेशेंट को, आपने तेरे नाम देखी होगी, उसमें क्या करते हैं? पेशेंट को साइड में रख देते हैं, मतलब सबसे अलग रख देते हैं ना, उसको घर वालों से मिलने देते हैं, कुछ नहीं, बस उसको क्या कर दो? अलग रख दो आप। ठीक है, आइसोलेट कर दो, सेपरेट कर दो उसको। वो होते थे असाइलम। तो पूछ ले आपसे कि फर्स्ट असाइलम कहाँ कौन सा था, तो बेथेलम असाइलम विच वाज बिल्ट इन इंग्लैंड। सबसे पहला असाइलम था बेथेलम नाम का। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास पीरियड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन पीरियड है। इसमें क्या हुआ? इसमें फिजिशियन ने थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दिखाया कि हाँ यार, ये इनको भी थोड़ा हम ट्रीट कर सकते हैं। फिजिशियन ने थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया किसके लिए? मेंटल इल पेशेंट के लिए। फिर पीरियड आता है पीरियड ऑफ साइंटिफिक पीरियड। इसमें क्या हुआ? इंसुलिन कोमा थेरेपी आई, ईएसटी या ईसीटीआई और सीपीजेड आई। क्या क्या आई? इंसुलिन कोमा थेरेपी, आईसीटी, ईसीटी हो गया, जिसमें अपन सोच देते हैं, आगे पढ़ेंगे। और सीपीजेड नाम की एंटीसाइकोटिक, वो भी इसी में डेवलप हो गई। ओके सर। फिर आता है पीरियड ऑफ प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। नाम तो सुना ही होगा आपने ये, कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बचाव ही उपचार है। ओके सर। मेंटल हेल्थ टीम, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका फर्स्ट चैप्टर में, मेंटल हेल्थ टीम। कि मेंटल हेल्थ के लिए कौन कौन सी टीम होती है, क्या उसमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं। तो फर्स्ट तो होता है साइकेट्रिस्ट, जो कि डॉक्टर होता है, साइकेट्रिस्ट हो गया। साइकेट्रिक नर्स होती है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होता है, साइकेट्रिक सोशल वर्कर्स, ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट हो गया, काउंसलर हो गया, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स हो गए। ठीक है, ये होता है मेंटल हेल्थ टीम में। ओके, ईच मेंबर वर्क्स टुगेदर टू प्रोवाइड कॉम्प्रहेंसिव मेंटल हेल्थ केयर। ये सारे मिलकर एक साथ काम करते हैं ताकि मेंटल हेल्थ केयर दे सके। कौन सी? कॉम्प्रहेंसिव केयर दे सके, जो हमने कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में पढ़ ली है। आगे चलते हैं अपन कंसेप्ट ऑफ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल बिहेवियर, कि नॉर्मल बिहेवियर क्या है और एबनॉर्मल बिहेवियर क्या है। तो नॉर्मल बिहेवियर इज अडेप्टिव एंड सोशली एक्सेप्टेबल। क्या है नॉर्मल बिहेवियर? क्या है? अडेप्टिव होता है एंड सोशल एक्सेप्टेबल होता है। वेयर इज एबनॉर्मल बिहेवियर इज माल अडेप्टिव एंड डिस्ट्रेसिंग एंड इंटरफेयर विद नॉर्मल फंक्शनिंग। ओके, दोनों में डिफरेंस देखेंगे भी हम, कि नॉर्मल बिहेवियर क्या होता है। नॉर्मल बिहेवियर को अडॉप्ट कर सकते हैं, सोशली वो एक्सेप्टेबल होता है, जबकि एबनॉर्मल बिहेवियर में क्या होता है? माल अडेप्टिव होता है, मतलब कि उसमें हम कोई अडेप्ट नहीं कर सकते, अडेप्टेशन नहीं कर सकते हैं, ना ही उसमें इंटरफेयर कर सकते हैं, लेकिन उसमें नॉर्मल फंक्शन है वो बिगड़ जाते हैं सर, इंटरफेयर हो जाता है उसमें। दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। नॉर्मल बिहेवियर दैट इज सोशली एक्सेप्टेबल,
जबकि ये क्या होता है, एबनॉर्मल, सोशली अनएक्सेप्टेबल होता है। सो इमोशनल बैलेंस, ये इमोशनल बैलेंस नहीं शो करता है, डिस्टर्बेंस रहता है इसमें, ठीक है। अगला आता है अडेप्टिव टू इन्वायरमेंट, और जबकि यहाँ पर माल अडेप्टिव होता है। एबल टू परफॉर्म डेली एक्टिविटीज इफेक्टिवली, जो भी डेली की दिनचर्या है, डेली की लाइफस्टाइल है, एक्टिविटीज है, वो परफॉर्म कर सकता है नॉर्मल बिहेवियर वाला, जबकि ये नहीं कर सकता, इंटरफेयर हो जाता है डेली फंक्शन में। बिहेवियर विद इन कल्चरल एंड सोशल नॉर्म्स, और यहाँ पर क्या होता है, डेविएट्स फ्रॉम कल्चर एंड सोशल नॉर्म। दोनों में हमने डिफरेंस देख लिया। अब आपसे पूछ ले कि फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स कौन सी है, फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स कौन सी है, तो क्या बताओगे आप? तो आपके पास तुरंत जवाब आ जाना चाहिए, सर फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स इज लिंडा रिचार्ड, ठीक है, लिंडा रिचार्ड हो गया सर। ठीक है, आगे चलते अपन, ये होता है फर्स्ट चैप्टर, 5 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट कर लिया हमने। नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर की, कि क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। तो देखो हमारे पास हुआ क्या, आपके सिलेबस में दे रखा है DSM-5 का, DSM-5 हुआ, ICD-11 हो गया, और इंडियन क्लासिफिकेशन, और क्या हो गया, इंडियन क्लासिफिकेशन। तो ऐसे करके आपके पास कितने, तीन क्लासिफिकेशन है। लेकिन जब हम इंडिया में कर रहे हैं, आपके सिलेबस में है, तो हमें ज़्यादातर कौन सा मानना चाहिए, इंडियन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग है हमें चलना चाहिए, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन इसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे हम, इंडियन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, जो कि आपके सिलेबस में भी दे रखा है। क्लासिफिकेशंस हेल्प्स इन डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्लानिंग, कम्युनिकेशन, रिसर्च। क्लासिफिकेशन किस किस में हेल्प करता है, डायग्नोसिस में, कोई भी डिजीज हुई, कौन सी डिजीज है भाई, इसको तो क्लासिफिकेशन करने के लिए। अब आप बोलोगे सर वो एफ वगैरह भी, तो बिल्कुल सर, मेंटल हेल्थ को एफ चैप्टर में रखा गया। आपसे पूछ ले ICD के अकॉर्डिंग कि मेंटल हेल्थ को कौन से चैप्टर में रखा, तो मेंटल हेल्थ को एफ चैप्टर में रखा गया है, F0 टू F99, ओके, F0 से लेकर के F99 तक मेंटल हेल्थ को रखा गया है, ठीक है। ओके सर, अब अपन बात कर लेते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो ये होता है आपके पास क्लासिफिकेशन, जो कि हमने बनाया है, मतलब कि डिजाइन किया है वैसे तो। क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर मिल जाएगा आपको बहुत जगह पर, ये क्या है कि जो ये है ना, ये ऐसे करके, ठीक है, ये बनाया है मैंने, मतलब ऐसे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो देखो दो टाइप में हमने इसको क्लासिफाई कर दिया, एक तो होता है साइकोसिस, एक होता है न्यूरोसिस, ठीक है। साइकोसिस और दूसरा होता है न्यूरोसिस। साइकोसिस है, साइकोसिस में भी को भी हमने दो टाइप में क्लासिफाई कर दिया, एक तो होता है ऑर्गेनिक साइकोसिस, एक होता है फंक्शनल साइकोसिस। ऑर्गेनिक साइकोसिस में ब्रेन अफेक्ट होता है, जबकि फंक्शनल साइकोसिस में माइंड अफेक्ट होता है। अब ऑर्गेनिक साइकोसिस में दो डिजीज आती है, कौन कौन सी, डिमेंशिया एंड डिलेरियम। कौन कौन सी सर, डिमेंशिया आती है और डिलेरियम आती है। जबकि फंक्शनल साइकोसिस में कितनी, तीन आती है, सीजोफ्रेनिया, मेनिया, डिप्रेशन, डिल्यूजन भी इसी में आती है, ठीक है। मूड अफेक्ट होता है इसमें, मूड डिसऑर्डर हो गया, ठीक है। डिल्यूजन भी इसी में आता है, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन न्यूरोसिस के बारे में। तो न्यूरोसिस है, तो न्यूरोसिस में आप कैसे याद रखोगे, तो सर न्यूरोसिस में हम याद रखेंगे पोहा से, हमें पोहा पसंद है तो हम पोहा से याद रखेंगे। P4 फोबिया, O4 OCD, एच से हिस्टेरिया और ए से एंजाइटी, ठीक है, याद कर लेंगे, बिल्कुल सर कर लेंगे। आगे चलते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। अब इन सारी डिजीज के बारे में हम इसी वीडियो में करेंगे, लेकिन आगे करेंगे जैसे जैसे चैप्टर में आते जाएंगे। इस चैप्टर में आपके बाद फिर हेडिंग आती है डिफेंस मैकेनिज्म। तो डिफेंस मैकेनिज्म क्या होती है कि जो व्यक्ति खुद को डिफेंस करने के लिए जो भी काम में लेता है, उसको डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। फॉर द एग्जाम्पल कि यार पेपर तो अच्छा था, लेकिन हमें पढ़ाया ही नहीं, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो आए, लेकिन हमें वो इंपॉर्टेंट बताया नहीं, कर दो ना अभी कमेंट कि ये तो आया ही नहीं, ये तो आया ही नहीं, तो वो क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म है। डिफेंस मैकेनिज्म आर अनकॉन्शियस मेथड यूज्ड बाय ईगो टू रिड्यूस एंजाइटी एंड स्ट्रेस। कि खुद की एंजाइटी और स्ट्रेस को दूर करने के लिए जो भी हम काम में लेते हैं मेथड, उसको डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं, ओके, बिल्कुल सर। अब डिफेंस मैकेनिज्म को हम बहुत सारे टाइप है डिफेंस मैकेनिज्म के। फर्स्ट आता है डिनाइल। डिनाइल में क्या होता है, रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट रियलिटी। पेशेंट खुद की रियलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए मना कर देगा, कि जैसे कि अपन उसको बोलेंगे कि भाई टीबी हो रहा है, सिगरेट स्मोकिंग से क्या होता है, टीबी वगैरह हो जाते हैं डिसऑर्डर, तो वो क्या करेगा, मना कर देगा, नहीं मैं तो पीता ही नहीं हूँ, जबकि वो पीता है। तो पेशेंट डिनायल सीरियस इलनेसेस। डिप्रेशन, दूसरा आता है रिप्रेशन, और एक होता है सप्रेशन। रिप्रेशन क्या होता है कि पुशिंग पेनफुल थॉट्स आउट ऑफ द माइंड। जो भी हमारे दिमाग में हमें एंजाइटी पैदा करते हैं, हमें दर्द देते हैं, उस थॉट्स को हमारे दिमाग से निकाल देना, ठीक है। तो ये क्या होता है, रिप्रेशन होता है। प्रोजेक्शन, मतलब कि ब्लेम करना, दूसरे को ब्लेम करना, कि इसकी वजह से ऐसा हुआ है, ब्लेमिंग अदर्स फॉर ओन फीलिंग्स, ठीक है। रेशनलाइजेशन, गिविंग फाल्स जस्टिफिकेशन, गलत जस्टिफिकेशन देना। रिग्रेशन क्या होता है, बिहेव लाइक ए चाइल्डिश बिहेव करना, ठीक है, बच्चों की तरह व्यवहार करना। डिस्प्लेसमेंट मतलब कि ट्रांसफरिंग इमोशंस टू सेफर ऑब्जेक्ट। किसी भी एक को दूसरे पे क्या कर देना। जैसे सपोज करो कि आपको किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है, आप उसको मार नहीं सकते, तो आप अपने कमजोर वाले को मार दोगे, वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट। सब्लिमेशन क्या होता है, कन्वर्टिंग अनएक्सेप्टेड अर्क्स इनटू गुड एक्शंस। नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना, सब्लिमेशन होता है। बेस्ट डिफेंस मैकेनिज्म है, जैसे कि
जैसे कि सर एक को बहुत गुस्सा आता था, लेकिन साथ वाला आके बोला कि ये पूरा गुस्सा है फुटबॉल पर निकालो, तो फुटबॉल पर उसने जब गुस्सा निकाला, फुटबॉल से वो करता गया, खेलता गया, तो वर्ल्ड चैंपियन बन गया। एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको, ठीक है। सब्लिमेशन होता है मतलब कि नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में लेना। रिएक्शन फॉर्मेशन क्या होता है? एक्टिंग अपोजिट टू फीलिंग्स। सप्रेशन अभी बताया, तो आया था रिप्रेशन, एक आता है सप्रेशन, कॉन्शियसली कंट्रोलिंग थॉट्स, उसमें तो निकाला था। और इसमें क्या है, हमें पता है कि जैसे घर पर मेहमान आ गए तो साथ आपके सपोज करो आपके भाई के ऊपर आपको गुस्सा आ रहा है, लेकिन मेहमान आ गया, आपने अब उसको मार नहीं सकते आप मेहमान के सामने, गेस्ट के सामने, तो आपने क्या किया, कंट्रोल कर लिया कि वो जाएंगे उसके बाद में करेंगे, तो वो क्या है, रिप्रेशन है। आगे चलते हैं मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, जिसे बोलते हैं MSE, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। होता क्या है सर, ये मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन इज ए स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट ऑफ अ पेशेंट करंट मेंटल फंक्शनिंग एट अ टाइम ऑफ इंटरव्यू। कि डायग्नोसिस करने के लिए, पेशेंट को डायग्नोसिस करने के लिए, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास डायग्नोसिस करने के लिए साइकेट्रिक के पास केवल MSE नाम का ही टेस्ट होता है। कि अब दिमाग को पहचानने के लिए कोई मशीन थोड़ी है सर, हम केवल उससे इंटरव्यू करके, उससे बातचीत कर ही हम पता लगा सकते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो उसको असेस करने के लिए हमारे पास MSE होता है। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन इज द क्लिनिकल इवेल्यूशन ऑफ अपीयरेंस, बिहेवियर, थॉट्स, मूड्स, परसेप्शन, कॉग्निशन, इनसाइट एंड जजमेंट ऑफ अ पेशेंट। किसी भी पेशेंट का उसको अपीयरेंस देख के, उसका बाहरी रंग रूप देख के, कैसे कपड़े पहन रखे हैं, ग्रूमिंग वगैरह, बिहेवियर देख के, उसके थॉट्स देख के, मूड से, ठीक है, परसेप्शन से, कॉग्निशन से, इनसाइट से और जजमेंट से ही हम उसको क्या कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं। ये होता है MSE में, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में। चलो सर, करते क्यों है सर ये MSE, करते क्यों है हम? तो MSE इसलिए करते हैं ताकि ऑब्जेक्टिव आता है फर्स्ट, टू असेस करंट मेंटल स्टेटस, उसका अभी कैसा मेंटल स्टेटस है, अभी कैसी मेंटल स्टेट है उसकी, उसको जानने के लिए। टू असिस्ट इन डायग्नोसिस करने के लिए। टू प्लान नर्सिंग एंड मेडिकल मैनेजमेंट, टू एवेलुएट रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट, ठीक है। कि पहला तो उसका मानसिक स्थिति कैसी है फिलहाल, वो देख लिया हमने। प्रॉब्लम क्या है, इसको डायग्नोसिस करने के लिए काम लेते हैं प्लान नर्सिंग मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट, कि कौन सा ट्रीटमेंट दे इसको, जो उसकी इसके लिए सही रहेगा, कौन सा ट्रीटमेंट दे। और अगला है इवेल्युएट रिस्पॉन्स ऑफ ट्रीटमेंट, कि ट्रीटमेंट के लिए सही रिस्पॉन्स कर रहा है नहीं कर रहा। 3 से 7 दिन में वो साइकेट्रिक है, वो क्या करता है, साइकेट्रिस्ट है, वो MSE करता है, ताकि जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो सही तरीके से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, इसका रिस्पॉन्स कैसा है, क्या हमें इसका डोज बढ़ाना चाहिए नहीं बढ़ाना चाहिए, उसका पता करने के लिए। देन आता है, पूरा हम एक एक पढ़ते हैं, जो जो भी हमने यहाँ पर डेफिनेशन में देखा था अभी, ये देखा ना, ये अपीयरेंस, बिहेवियर एटसेट्रा, इन सबको हम देखते हैं। फर्स्ट आता है जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर, जैसे कि ड्रेस हो गया, ग्रूमिंग, हाइजीन, आई कॉन्टेक्ट, पोस्चर हो गया, फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, लेवल ऑफ ऑपरेशन हो गया। तो इससे हम उसके बिहेवियर को और उसके अपीयरेंस को पहचान सकते हैं, जैसे उसने ड्रेस कौन सी पहन रखी है, हाइजीन कैसी है उसकी, आई कॉन्टेक्ट कैसे कर रहा है, ठीक है, इससे फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है। सेकेंड आता है स्पीच, रेट कैसा बोल रहा है, स्लो बोल रहा है, फास्ट बोल रहा है, वॉल्यूम क्या है, लाउड है या धीरे है, टोन ऑफ रिलेवेंस, ठीक है, जिसे अपन बोलते हैं TVP मतलब कि टोन, वॉल्यूम, प्रेशर, ओके। स्पीच को अपन इससे पता कर सकते हैं MSE में। अगला आता है हमारे पास मूड एंड अफेक्ट्स। तो मूड क्या होता है सर, मूड सब्जेक्टिव फीलिंग्स होती है, जैसे हैप्पी, सैड, एंजॉयस। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, अफेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव एक्सप्रेशन ऑफ मूड, ठीक है। देखो सर, साफ बताते हैं, मूड होता है इनर फीलिंग, जबकि अफेक्ट होता है आउटर फीलिंग, ठीक है। मूड को एक्सप्रेस करने के लिए अफेक्ट काम में लिया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास थॉट। तो थॉट्स क्या होती है, थॉट्स मतलब कि विचार, बिल्कुल। तो थॉट में फर्स्ट आता है थॉट प्रोसेस कोहेरेंट है, इनकोहेरेंट है, फ्लाइट ऑफ आइडियाज है, या कौन सा है, कौन सी थॉट से, फ्लाइट ऑफ आइडियाज मतलब कि जैसे कि कुछ भी बात करते करते वो दूसरी बात पर पहुंच जाता है, ठीक है। थॉट कंटेंट क्या है, डिल्यूजन है, ऑब्सेशन है, सुसाइडल आइडियाज आ रहे हैं, क्या आ रहा है, डिल्यूजन क्या होता है, बिल्कुल सर। परसेप्शन की बात करते हैं, डिल्यूजन बिल्कुल बताएंगे आपको, आप फिर मैसेज करोगे सर कि आपको आता है वो नहीं बताते हो। डिल्यूजन क्या होता है, डिल्यूजन का मतलब होता है कि जैसे कि बहुत सारे डिल्यूजन होते हैं। फर्स्ट आता है जैसे डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, खुद को किंग समझना कि जो भी हूँ मैं ही हूँ, ठीक है। दूसरा है डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, जैसे कि किसी पर शक करना, घर वालों के ऊपर शक करना कि ये मुझे मारना चाहते हैं, मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, ये सब क्या है, डिल्यूजन है, मतलब कि एक तरीके का वहम है, भ्रम, ठीक है। कॉग्निशन, अगला आता है कॉग्निशन में फर्स्ट आता है ओरिएंटेशन मतलब कि अगर किसी को टाइम के लिए किसी को टाइम का, प्लेस का और पर्सन का अगर पता है तो वो क्या है, ओरिएंटेड है। ओरिएंटेशन मतलब कि अवेयरनेस अबाउट टाइम, अवेयरनेस अबाउट प्लेस, अवेयरनेस अबाउट पर्सन, TPP, तो वो क्या है, ओरिएंटेड है। अटेंशन एंड कंसंट्रेशन हो गया, मेमोरी हो गया, इंटेलिजेंसी हो गया। मेमोरी के 3 टाइप होते हैं, इमीडिएट मेमोरी, रिसेंट मेमोरी एंड रिमोट मेमोरी। इमीडिएट मतलब कि जो तुरंत हो, रिसेंट मतलब कि मतलब 5 आधा घंटे की समथिंग, ठीक है, और रिमोट मेमोरी मतलब कि 1 साल से
1 साल हो गया, ठीक है, 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने, वो रिमोट मेमोरी में आता है। और इमीडिएट मेमोरी मतलब कि कुछ ही सेकंड की। इंटेलिजेंस हो गया, आईक्यू से अपन पता करते ही हैं। इनसाइट, नेक्स्ट आता है इनसाइट। अगर उसको, पेशेंट को खुद के बारे में पता है कि मैं बीमार हूँ, तो उसमें इनसाइट क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। और अगर नहीं पता तो उसमें इनसाइट क्या है, एब्सेंट है। जो न्यूरोसिस के क्या होते हैं, न्यूरोसिस डिसऑर्डर है, अभी हमने देखा साइकोसिस और न्यूरोसिस, जो न्यूरोसिस वाले हैं उनमें इनसाइट प्रेजेंट रहती है, जबकि जो साइकोसिस है उसमें इनसाइट क्या है, एब्सेंट रहती है। ओके। अवेयरनेस ऑफ इलनेस, एक्सेप्टेशन ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है, वो ट्रीटमेंट ले लेंगे। जजमेंट, जजमेंट भी 3 टाइप के होते हैं, पर्सनल जजमेंट, सोशल जजमेंट एंड टेस्ट जजमेंट, ठीक है। जैसे पूछेंगे पेशेंट से कि अगर तुम्हारे पास, तुम रास्ते पे जा रहे हो और तुम्हें अगर किसी का पर्स मिल जाता है, वॉलेट मिल जाता है, तुम क्या करोगे? तो जो उसके आइडिया है उससे अपन उसको जजमेंट कर देंगे, जज कर देंगे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम उसको रैंकिंग देंगे और फिर डायग्नोज कर लेंगे कि प्रॉब्लम क्या है। अगला आता है अपने पास MMSE, मिनी मेंटल स्टेटस या मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन। इसमें क्या होता है सर, इसमें स्कोर देना होता है हमें। क्या देना होता है सर, इसमें हमें स्कोर देना होता है। अभी देंगे स्कोर, सुनो। इसमें टोटल होते हैं 30 में से हमें स्कोर देना होता है। तो MMSE इज ए ब्रीफ स्टैंडर्डाइज्ड टूल यूज्ड टू असेस कॉग्निटिव फंक्शन। कॉग्निटिव फंक्शन को असेस करने के लिए टूल बनाया गया है। टू असेस ओरिएंटेशन, इसमें क्या है कि 5 मिनट का ही होता है। इसमें पेन और कॉपी लेके हम ये उसका इंटरव्यू लेते रहते हैं। असेस ओरिएंटेशन मेमोरी, असेस ओरिएंटेशन मेमोरी, अटेंशन एंड लैंग्वेज को असेस करते हैं इसमें। टू स्क्रीन ऑफ कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, डिमेंशिया, डिलीरियम। टू मॉनिटर प्रोग्रेस और रेस्पॉन्स ऑफ द ट्रीटमेंट, ठीक है, वही पर्पज हो गए इनके भी। तो चलो भाई, इसमें पहले अपन देख लेते हैं, ये तो इसके कंपोनेंट्स हो गए। फर्स्ट अपन देखते हैं कि इसमें टोटल 30 स्कोर होते हैं, 30 नंबर होता है। 30 नंबर से हमें उनको नंबर देने रहते हैं, ठीक है। 30 नंबर का हो गया हमारे पास। अब पेशेंट को हमें देखना है, उसको समझना है, उसके अकॉर्डिंग हमें स्कोर देना रहता है। अगर किसी का स्कोर ये आ रहा है तो वो नॉर्मल है, 24 से 30 के बीच में आ रहा है तो नॉर्मल है, 18 से 23 के बीच में आया तो माइल्ड इंपेयरमेंट है, और 0 से 17 के बीच में आ रहा है तो वो क्या है, सीवियर इंपेयरमेंट है उसमें। अब स्कोर कैसे देना रहता है, तो हमारे पास ये देखो 6 पॉइंट होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम स्कोर देते हैं। फर्स्ट आता है हमारे पास ओरिएंटेशन। क्या आता है, ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन में 10 मार्क का होता है, जिसमें मुझसे पूछने टाइम क्या हो रहा है, प्लेस कहाँ पर हो अभी तुम, ठीक है, ऐसा पूछते हैं। सही बता दिया तो 10 नंबर हो गया, कुछ गलत बताया तो इसके अकॉर्डिंग हम उसको नंबर कम ज़्यादा कर सकते हैं। दूसरा आता है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन में 3 नंबर देते हैं। रिपीटिंग नेम 3 नेम्ड ऑब्जेक्टिव, पूछ लिया कि पंखा, टेबल, पेन क्या है ये, इनका नाम बताओ, ऐसे इनके बारे में पूछ लिया। रिपीट कर लिया कि चलो वापस से रिपीट करो, ठीक है। अटेंशन एंड कैलकुलेशन 5 नंबर का होता है, जिसमें अपन सीरियल 7 पूछ लिया, 100 में से 7 माइनस करो कितना हुआ, जो आया उसमें से 7 माइनस करो, जो आया उसमें से 7 माइनस करो, ठीक है। ऐसे 7 की सीरियल में अपन उसको, सीरीज में हम उसको नंबर देते हैं। या फिर एक तो ये हो गया, दूसरा होता है ये स्पेलिंग दे दी हमने उसको, वर्ल्ड बोल दिया इसको उल्टा करो, ठीक है, इसको क्या करो, उल्टा करो, ठीक है, तो वो कर देगा तो 5 नंबर दे दो, नहीं किया तो 0 कर दो। अगला आता है, और अगर एक तो मिस्टेक करी है उसने तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको नंबर दे देंगे। देखो उसके अकॉर्डिंग कैसे देंगे, क्योंकि यहाँ पर कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 है, 5 ही है और 5 वर्ड है, एक वर्ड का एक नंबर हो गया, ठीक है। अगर एक भी मिस्टेक करता है तो एक माइनस कर देंगे हम, ठीक है सर। 3 नाम दिए हैं, अगर एक नाम सही बता दिया तो 1 दे दो, 2 बता दिए तो 2 कर दो, ठीक है। रिकॉल हो गया, जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर पूछे थे उसका हम वापस से पूछेंगे, भाई बता क्या ऑब्जेक्ट पूछा था, बता दिया तो ठीक है, वरना नंबर कम कर देंगे। लैंग्वेज, नाम, रिपीटेशन, 3 स्टेज ऑफ कमांड, रीडिंग, कुछ पढ़ाएंगे उससे, कुछ लिखाएंगे उससे, ठीक है। कुछ पेंटागोनस बनाएंगे, ठीक है, कुछ भी हम ड्राइंग वगैरह दे देंगे उसको बनाने के लिए, ठीक है। तो ये होता है, इसके अकॉर्डिंग उसको नंबर देते हैं। नेक्स्ट आता है थेरापेटिक कम्युनिकेशन, चैप्टर नंबर आई थिंक 4। चलो सर, थेरापेटिक कम्युनिकेशन क्या होता है कि नर्स और पेशेंट के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसकी हेल्थ से रिलेटेड, वो क्या होता है, थेरापेटिक कम्युनिकेशन होता है। चलो अभी इंग्लिश में देख लेते हैं हम कि थेरापेटिक कम्युनिकेशन इज अ पर्पसफुल गोल डायरेक्टेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड बाय नर्स टू प्रमोट द फिजिकल एंड इमोशनल वेलबींग ऑफ द पेशेंट। पेशेंट को इमोशनली और फिजिकली वेलबींग करने के लिए, उसकी हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए, प्रमोट करने के लिए नर्स के द्वारा जो कम्युनिकेशन होता है, जो पर्पसफुली और गोल डायरेक्टेड कम्युनिकेशन होता है, उससे ही हम क्या बोलते हैं, थेरापेटिक कम्युनिकेशन बोलते हैं। अब थेरापेटिक कम्युनिकेशन के हमने 2 टाइप के बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट आता है वर्बल एंड सेकंड आता है नॉन वर्बल। वर्बल मतलब कि स्पोकन और रिटन वर्ड्स, जैसे इंटरव्यू हो गया, एक्सप्लेनेशन हो गया है, इंस्ट्रक्शन हो गया। और नॉन वर्बल मतलब कि फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू, पोस्चर के, आई कॉन्टेक्ट के थ्रू, टच, टोन ऑफ वॉइस, इनके थ्रू अगर हम कम्युनिकेट करते हैं तो वो नॉन वर्बल में आता है सर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये पूछा जाता है थेरापेटिक कम्युनिकेशन में, टेक्निक ऑफ थेरापेटिक कम्युनिकेशन।
तो इसकी कौन कौन सी टेक्निक होती है ताकि थेरापेटिक कम्युनिकेशन इफेक्टिव बन सके? तो फर्स्ट टेक्निक आती है एक्टिव लिसनिंग। ध्यान से सुनो पेशेंट क्या कहना चाहता है, फुल अटेंशन और टू द पेशेंट। ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछो पेशेंट से, हाँ भाई कैसे हो तुम, ये नहीं घुमा कर क्वेश्चन पूछ रहे। क्लियरिफिकेशन, अगर कुछ गलत फहमी है पेशेंट को, मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो समझ नहीं पाया तो वापस से आप उसको क्लियर कर दो जो भी आप पूछना चाहते हो। रिफ्लेक्शन, रिपीटिंग पेशेंट फीलिंग और आइडियाज। नेक्स्ट आता है एम्पैथी। एम्पैथी मतलब कि अंडरस्टैंडिंग, ये वर्ड बहुत बार आया एम्पैथी का, ठीक है, तो आप बिल्कुल समझ चुके होंगे एम्पैथी होती क्या है। अंडरस्टैंडिंग पेशेंट्स फीलिंग, गिविंग इन्फॉर्मेशन, पेशेंट को इन्फॉर्मेशन देना, डिसीजन देना, ठीक है। हेल्प पेशेंट मेक डिसीजन, ताकि वो अपना डिसीजन खुद ले सके, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। समराइज, और जो भी हमारी बात हुई है पूरी पेशेंट की और नर्स की, उसको लास्ट में जाके समराइज कर दो, ठीक है, पूरी कन्वर्जेशन को। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थेरापेटिक कम्युनिकेशन, अब कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं थेरापेटिक कम्युनिकेशन के? तो फर्स्ट आता है पेशेंट सेंटर्ड, कि जो भी कम्युनिकेशन होता है सर वो पेशेंट सेंटर्ड होता है, मतलब कि पेशेंट के नीड के बेसिस पर होता है। पर्पजफुल एंड प्लान्ड होता है, जो भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं अपन थेरापेटिक कम्युनिकेशन वो, ठीक है। अगला है बेस्ड ऑन ट्रस्ट एंड रेस्पेक्ट, एम्पैथिक एंड नॉन जजमेंटल एंड कॉन्फिडेंशियल, प्राइवेट रखना है उन बात को, शेयर नहीं करना किसी के साथ, ओके। ये होता है इनके कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, ईसीटी, 5वें चैप्टर, ठीक है, 5th चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। तो ईसीटी क्या होती है सर? ईसीटी मतलब कि इलेक्ट्रो, देखो 5वां चैप्टर क्या है, ट्रीटमेंट वाला, कि कैसे हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और तीसरा चैप्टर किसका पढ़ा था हमने, डायग्नोसिस का, ठीक है, एमएससी एमएमएससी वगैरह आया था वो। तो ईसीटी क्या है सर? इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी, इसे अपन एक और नाम देते हैं ईएसटी, इलेक्ट्रो शॉक थेरेपी। इसमें शॉक देते हैं पेशेंट को। तो ईसीटी वाज, ठीक है, सबसे पहले यूज हुई है या फिर इसकी डिस्कवर्ड कब हुई है, डिस्कवरी कब हुई है इसकी? तो डिस्कवर्ड बाई यूगो सेलेटी एंड ल्यूसिनो बिनी, ल्यूसिनो, ठीक है, एनओ आएगा यहाँ पे, ल्यूसियो नहीं ल्यूसिनो। तो यूगो सेलेटी एंड ल्यूसिनो बिनी ने 1937 में 1937 में इसको डिस्कवर्ड किया था। तो ईसीटी होती क्या है, चलो डेफिनेशन देख लेते हैं। ईसीटी इज अ ट्रीटमेंट इन विच कंट्रोल्ड इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू द ब्रेन। क्या करते हैं, ब्रेन में करंट पास करते हैं। टू प्रोड्यूस ए शॉर्ट सीजर यूज टू ट्रीट सम मेंटल इलनेस, कि मेंटल इलनेस को ट्रीट करने के कुछ सीजर्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, किसके द्वारा? इलेक्ट्रिक करंट को ब्रेन में पास करके, ओके सर। अब ईसीटी दो टाइप की होती है, डायरेक्ट ईसीटी और इनडायरेक्ट ईसीटी। तो डायरेक्ट ईसीटी है, उसको फिलहाल क्या कर दिया है, बैन कर दिया है। क्यों कर दिया है? क्योंकि इसमें एनेस्थेसिया वगैरह काम में नहीं लेते थे हम, और उसमें बहुत सारी ऐसी गलत चीज़ें थी, तो इसके लिए अपन इसको बंद कर दिया है। इसके कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा थे, जैसे फ्रैक्चर वगैरह ईसीटी डायरेक्ट ईसीटी से ज़्यादा आते थे। तो डायरेक्ट ईसीटी है और इनडायरेक्ट ईसीटी है, दो टाइप की हो गई। सबसे पहले पेशेंट को क्या करते हैं अपन, एनबीएम करते हैं, ठीक है, उसके बाद में एट्रोपिन सल्फेट यूज लेते हैं, उसके बाद में ईसीटी कर देते हैं, लगा देते हैं। ये होता है डायरेक्ट में। एनबीएम करते हैं 4 से 6 घंटे के समथिंग, ओके। ये होता है डायरेक्ट ईसीटी में, बस इतना सा, एनेस्थेसिया वगैरह कुछ भी नहीं लगाते। इनडायरेक्ट में क्या करते हैं अपन, इनडायरेक्ट में पहले एनबीएम करते हैं, ठीक है, एट्रोपिन हो गया, ठीक है, फिर इसमें अपन एनेस्थेसिया भी काम में लेंगे, ऑक्सीजन भी काम में लेंगे, और उसके बाद में क्या करेंगे, ईसीटी लगाएंगे, ठीक है। इतना सब कुछ करने के बाद में इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट, कि कहाँ पर इलेक्ट्रोड लगाए हम सर, जो करंट दे रहे हैं हम ब्रेन में, इलेक्ट्रोड कहाँ पर लगाना है? तो इलेक्ट्रोड कहाँ पर लगाना है, अगर बाई लेटरल ईसीटी हो और यूनिलेटरल, दो टाइप की होती है ईसीटी। अगर एक इलेक्ट्रोड लगा रहे हैं तो यूनिलेटरल हो गई, और दोनों साइड इलेक्ट्रोड लगा रहे हैं अपन तो क्या हो गई, बाई लेटरल ईसीटी हो गई। तो अपन देख रहे हैं क्या, बाई लेटरल ईसीटी, तो दोनों साइड इलेक्ट्रोड लगा दो, एक साइड लगाना हो तो वो यूनिलेटरल हो गई, ठीक है। अमाउंट कितना देना है, फ्रिक्वेंसी कितनी देनी है करंट की, तो इतना तो वोल्टेज करंट देना है 70 से 130 वोल्ट का, इतने टाइम के लिए। अब कहाँ कहीं कहीं पर आपको क्या है, ये टाइम 0.1 से लेकर 6 सेकंड देखने को मिलेगा, या फिर सॉरी हाँ, कहीं पर आपको 0.6 से लेकर 1 सेकंड देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप दोनों याद रख लो, जो भी अगर ऑप्शन में पूछे एमसीक्यूज में तो आपके अकॉर्डिंग सेट कर दो, ठीक है। ये पूछे तो ये कर दो, 0.6 सेकंड करें तो वो कर दो, ठीक है सर। करंट रेंज कितनी होती है, तो वो होती है सर, बिल्कुल दिख ही रहा है आपको, एम्पियर में। कॉन्ट्राइंडिकेटेड, किस में हम ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ईसीटी किस में हम नहीं देते हैं, तो ईसीटी किस में नहीं देंगे, रेस्ट इंट्राक्रेनियल प्रेशर, कि अगर किसी का क्या हो, इंट्राक्रेनियल प्रेशर आईसीपी क्या हो, इंक्रीज हो, उसको अब ईसीटी नहीं देनी है। प्रेग्नेंट वुमेन हो गई, रिसेंट फ्रैक्चर या ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम हो किसी को, क्योंकि इसमें फ्रैक्चर के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, उनको नहीं देनी है। हार्ट डिजीज और रिसेंट हार्ट अटैक आया हो, उनको भी ईसीटी नहीं देनी है सर। नर्सिंग केयर ऑफ ईसीटी, ईसीटी इंपॉर्टेंट है, ईसीटी की ये जो नर्सिंग केयर है ये भी इंपॉर्टेंट है ना, तो ईसीटी थोड़ा ध्यान से देखें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताया था आपको ईसीटी। और ईसीटी क्या है कि पूछा जाता है, देखो इसलिए बताते हैं आपको, वरना क्यों बताएंगे।
और इंपॉर्टेंट भी है, इंटरेस्टिंग भी है, प्रैक्टिकल एग्जाम में भी पूछा जाता है ईसीटी से क्वेश्चन। तो ईसीटी के लिए हमने नर्सिंग केयर को 3 में डिवाइड कर दिया, प्री केयर, ड्यूरिंग केयर एंड लास्ट वन इज पोस्ट केयर। कौन सा? पोस्ट ईसीटी केयर, जो कि ईसीटी के बाद देते हैं। तो फर्स्ट आता है प्री केयर, प्री ईसीटी केयर। ईसीटी लगाने से पहले जो केयर दी जाती है उसको प्री ईसीटी केयर देते हैं। सबसे पहले हम उसको कम से कम 4 घंटे तक एनपीओ रखेंगे, एनबीएम रखेंगे, कुछ भी माउथ से नहीं देंगे, नन बाय माउथ। दूसरा है रिमूव ज्वेलरी, कॉन्टेक्ट लेंस हो गया, नेल पॉलिश होगी, ठीक है, जो भी हाथ पाँव में जो भी कुछ भी पहन रखा है सबको, ज्वेलरी वगैरह को सबको हटा देंगे। हेयर क्लीन रखेंगे, ड्राई रखेंगे और चेक आइडेंटिटी। क्यों? क्या पता इसका नंबर आना हो और इसके लग गई हो ईसीटी तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। आइडेंटिटी चेक करेंगे। ड्यूरिंग ईसीटी क्या है? पोजीशन सुपाइन, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में बैठा देना है, लेटा देना है। अटैच ईसीजी, ईसीजी अटैच करनी है, बीपी कफ अटैच करना है और पल्स ऑक्सीमीटर अटैच करना है पेशेंट के साथ। गिव एनेस्थेटिक प्लस मसल रिलैक्सेंट, ठीक है। सोडियम पेंथोल और मसल रिलैक्सेंट एट्रोपिन सल्फेट दोनों को क्या कर देना है? एडमिनिस्ट्रेशन कर देना है। ऑब्जर्व सीजर, टोनिक क्लोनिक फेजेस में क्या करना है इसको? सीजर को क्या करना है? ऑब्जर्व करना है सर। डू नॉट सक्शन एंड गिव ऑक्सीजन, ठीक है, सक्शन वगैरह कुछ नहीं करना, ठीक है सर। आगे चलते हैं। पोस्ट ईसीटी, पोस्ट ईसीटी क्या होती है? पोस्ट मतलब कि जो ईसीटी दे चुके हैं अपन, अब उसके बाद में क्या करें? करंट वगैरह सब दे दिया, तो करंट दे दिया तो अब क्या करेंगे सर हम? तो करंट दे दिया तो अब उसको साइड लाइन पोजिशन दे दो, पेशेंट को साइड लाइन पोजिशन दे दो। मॉनिटर वाइटल साइन, अलाउ रेस्ट एंड स्लीप, गिव फ्लूइड एंड व्हेन अलर्ट। जब वो अलर्ट में आ जाए, ठीक है, जाग जाए, कॉन्शियस हो जाए, अलर्ट हो जाए, तब उसको क्या करना है? फ्लूइड वगैरह देना है, खाना पीना देना है, और फिर उसको उसके हाल में छोड़ दो। जाओ भाई, जहाँ जाना हो वहाँ पे जाओ, जी ले अपनी जिंदगी। अगला ट्रीटमेंट मॉडलिटी आता है साइकोथेरेपी। क्या आता है? साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी इज अ टॉक अबाउट टॉक थेरेपी बिटवीन पेशेंट एंड थेरेपिस्ट। कि ये क्या है? साइकोथेरेपी में बातचीत करते हैं अपन किसके बीच में? पेशेंट और थेरेपिस्ट दोनों बातें बातें वगैरह करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है। ए प्लांट एंड स्ट्रक्चर्ड इंटरेक्शन बिटवीन थेरापिस्ट एंड पेशेंट टू हेल्प रिजोल्व इमोशनल प्रॉब्लम। जो भी पेशेंट की प्रॉब्लम है, इमोशनल है, उनको क्या करना है? रिजोल्व करना है, सोल्यूशन करना है उसका पेशेंट का। पेशेंट और थेरापिस्ट के बीच में इंटरेक्शन होता है। डिप्रेशन कौन कौन सा कब कब काम में ले सकते हैं इसको? डिप्रेशन में, एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया, पर्सनल डिसऑर्डर हो गया, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर हो गया, इनमें अपन साइकोथेरेपी को काम में ले सकते हैं सर। और भी बहुत सारे डिसऑर्डर होते हैं, डिजीज होती है। तो फर्स्ट थेरेपी आती है हमारे पास बिहेवियरल थेरेपी। साइकोथेरेपी भी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट आती है क्या? साइकोथेरेपी में बिहेवियरल थेरेपी। तो बिहेवियरल थेरेपी क्या होती है? बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ दैट एबनॉर्मल बिहेवियर इज लर्न एंड कैन बी चेंज्ड। कि बिहेवियर को अपन चेंज कर सकते हैं, ओके, एबनॉर्मल बिहेवियर को, और उससे कुछ सीख कर उसे सिखा भी सकते हैं अपन। जैसे कौन कौन से प्रॉब्लम हो जाए जब बिहेवियर थेरेपी देते हैं? फोबिया हो गया, ओसीडी हो गया, सब्सटेंस एब्यूज हो गया, चाइल्डहुड बिहेवियर हो गया। क्या होता है ये सर? जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, मुझे पता है वो भी क्लास देख रहे हैं, तो उनको भी पढ़ाएंगे, आगे पढ़ाएंगे, सारी डिजीज आएगी। अब करते क्या है इसमें? तो रिवार्ड गुड बिहेवियर टू एनकरेज इट। कि अगर कोई अच्छा करता है, अच्छा बिहेव करता है, उसको इनाम देंगे कि वाह बहुत अच्छा किया तुमने, लो, ठीक है। और कुछ गलत करता है तो उसको अपन क्या करेंगे? रिवार्ड नहीं देंगे, और क्या करेंगे? रिमूविंग समथिंग अनप्लेजेंट व्हेन द डिजायर्ड बिहेवियर अकर, ठीक है। चलो सर आगे चलते हैं। सीबीटी, अगली थेरेपी आती है सीबीटी, जिसे अपन बोलते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी क्या होती है? एक स्ट्रक्चर्ड शॉर्ट टर्म थेरेपी होती है जो कि फोकस करती है ऑन रिलेशन बिटवीन थॉट्स, इमोशंस एंड बिहेवियर, इन पर फोकस करती है, ठीक है। अब कब कब हम इसको काम में ले साइकोथेरेपी को, सीबीटी को? तो डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गई और पैनिक डिसऑर्डर हो गया, इनमें हम सीबीटी को काम में ले सकते हैं। क्या करते हैं इसमें? फोकस ऑन चेंजिंग नेगेटिव थॉट्स एंड बिहेवियर। नेगेटिव थॉट्स और बिहेवियर को पॉजिटिव में बदलती है कौन? सीबीटी। आगे चलते हैं ग्रुप थेरेपी। तो सर ग्रुप थेरेपी क्या होती है? जो कि देखो, इंडिविजुअल थेरेपी तो मतलब कि एक को दे रहे हैं, ग्रुप थेरेपी मतलब कि ज़्यादा को दे रहे हैं, ज़्यादा लोगों को, ग्रुप को दे रहे हैं। तो व्हेन ग्रुप थेरेपी, फॉर्म ऑफ थेरेपी इन विच वन और मोर थेरापिस्ट ट्रीट ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पेशेंट टुगेदर। एक से ज़्यादा पेशेंट को क्या है, एक साथ स्मॉल ग्रुप को अपन एक साथ पेशेंट्स को टुगेदर एक साथ अपन ट्रीट कर रहे हैं, थेरेपी दे रहे हैं, तो वो ग्रुप थेरेपी होती है। क्या क्या फायदे हैं इसके, क्या क्या नुकसान है इसके, सब देखेंगे। तो फायदा नंबर 1, पीयर सपोर्ट, पीयर सपोर्ट, ठीक है, बेनिफिट्स हो गया। इंप्रूव्ड कम्युनिकेशन स्किल होगी, फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, साथ में रहेंगे तो अपनापन लगेगा। इंडिकेशन कब कब दे सकते हैं? डिप्रेशन में, एंजाइटी में, सब्सटेंस एब्यूज में। फैमिली थेरेपी, नेक्स्ट आती है फैमिली थेरेपी। फैमिली थेरेपी क्या होती है सर? जब फैमिली को भी इन्वॉल्व कर ले अपन, क्यों भाई? ए थेरेपी दैट इन्वॉल्व फैमिली मेंबर्स टू इंप्रूव कम्युनिकेशन एंड रिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। कि पेशेंट के कॉन्फ्लिक्ट्स को और उसकी कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने के लिए जब हम फैमिली मेंबर्स को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं तो उसको फैमिली थेरेपी बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है इसके? तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आता है एजुकेट फैमिली अबाउट इलनेस। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? फैमिली को क्या करेंगे? उसे
फैमिली को उसकी बीमारी के बारे में बताएंगे कि इसको ये बीमारी है और इसको अपन ऐसे ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, दवाइयों के बिना भी काम में हो सकता है, या फिर शौक देने से अच्छा है अपन ये करें तो इससे क्या होगा, फायदा होगा। ठीक है, ऐसे हम उसको एजुकेट कर सकते हैं फैमिली को। इंप्रूव कोपिंग स्किल्स, रिड्यूस एक्सप्रेस्ड इमोशंस। ओके, बेनिफिट्स क्या क्या है, रिड्यूस रिलैप्स रेट, इंप्रूव फैमिली सपोर्ट देगी, घर पे इलाज होगा उसका एक तरीके से। रिक्रेशनल थेरेपी, रिक्रेशनल मतलब कि एक तरीके से मनोरंजन हो गया। तो व्हेन यूज लेजर्स एक्टिविटीज टू इंप्रूव मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग। क्या फायदा है इसका, रिड्यूस स्ट्रेस, इंप्रूव सोशल इंटरेक्शन, जैसे इंडोर गेम हो गया, आउटडोर गेम हो गया, बैडमिंटन हो गया, ठीक है, स्पोर्ट्स हो गया, क्रिकेट हो गया, एटसेट्रा, आप बहुत अच्छे से जानते हो रिक्रेशनल के नाम से। स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज हो गया, कोई टीवी देखने के लिए लगा दिया उसको, गाने सुन लगा दिया, ठीक है, वो उसमें आएगा आर्ट थेरेपी में। तो इनसे भी क्या है, पेशेंट ट्रीट हो सकता है। ए फॉर्म, देखो जब आप सबको ऐसा लगता है कि यार कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो आपने गाना सुनना स्टार्ट कर देते हो आप, बस वही चीज़ है। ए फॉर्म ऑफ एक्सप्रेसिव थेरेपी दैट इज यूज क्रिएटिविटी या क्रिएटिव एक्टिविटीज फॉर इमोशनल एक्सप्रेशन, जैसे कि डांस थेरेपी हो गया, म्यूजिक थेरेपी हो गया, पेंटिंग एंड ड्राइंग करना। ठीक है, इन सबसे भी पेशेंट को ट्रीट किया जा सकता है, उसके डिप्रेशन फोबिया वगैरह को कम किया जा सकता है। बेनिफिट्स जैसे कि सेल्फ एक्सप्रेशन हो गया, रिड्यूस एंजाइटी वगैरह रिड्यूस हो जाएगी। लास्ट थेरेपी आती है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ये आती है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी, काम कराओ, बिजी रखो उसको, तो वो अगर उसके बारे में सोचेगा ही नहीं, प्रॉब्लम्स के बारे में, तो दिक्कत आएगी नहीं। ए थेरेपी दैट हेल्प पेशेंट डेवलप स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर डेली लिविंग एंड वर्क्स। ओके, जैसे क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं इसमें, सेल्फ केयर ट्रेनिंग दे दो, वोकेशनल ट्रेनिंग दे दो, इंडस्ट्रियल थेरेपी हो गया। गोल क्या होता है इसमें, इंक्रीज इंडिपेंडेंस, किसी पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, इसलिए उसको इंक्रीज करो इंडिपेंडेंस को, इंप्रूव सेल्फ स्टीम, प्रिपेयर पेशेंट फॉर रिहेबिलिटेशन। ठीक है, ये होता है ऑक्यूपेशनल थेरेपी में। ओके, चलो सर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आता है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, सीजोफ्रेनिया। क्या आता है, सीजोफ्रेनिया। तो सर सीजोफ्रेनिया क्या होता है, तो सर सीजोफ्रेनिया ये है कि एक, इट इज नॉट अ डिसऑर्डर, इट इज सिंड्रोम। सीजोफ्रेनिया नॉट अ डिसऑर्डर, इट इज अ सिंड्रोम कैरेक्टराइज्ड बाय मेजर डिस्टर्बेंस इन बीएटी। जब बीएटी में बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है, बीएटी क्या है सर, बेट, बेट का मतलब है बी फॉर बिहेवियर, ए फॉर अफेक्ट, टी फॉर थॉट्स। बिहेवियर, अफेक्ट एंड थॉट्स, इनमें अगर क्या हो जाए, डिस्टर्बेंस आ जाए, बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस आ जाए, मेजर डिस्टर्बेंस आ जाए, तो वो होता है सीजोफ्रेनिया के अंदर। सारी डिजीज एक तरफ और सीजोफ्रेनिया एक तरफ। ठीक है, इट इज ए डिसऑर्डर ऑफ थॉट्स एंड परसेप्शन। पूछ ले कि सीजोफ्रेनिया किसका डिसऑर्डर है, थॉट्स का और परसेप्शन का डिसऑर्डर है। थॉट्स का ज़्यादा है सर। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ सीजोफ्रेनिया, तो सीजोफ्रेनिया की क्लासिफिकेशन को हमने कुछ इस तरह से हमने इसको क्लासिफाइड कर दिया। फर्स्ट वन इज पैरानोइड सीजोफ्रेनिया, सेकंड इज कैटाटोनिक सीजोफ्रेनिया, डिसऑर्गेनाइज सीजोफ्रेनिया, अनडिफरेंशिएट सीजोफ्रेनिया, रेसिडुअल सीजोफ्रेनिया। ठीक है, ऐसे हमने 5, वैसे तो बहुत सारे इसके क्लासिफिकेशन है, लेकिन हम 5 के बारे में इसको क्लासिफाई कर दिया 5 टाइप्स में। ठीक है, डिसऑर्गेनाइज मतलब कि सब कुछ इसमें डिसऑर्गेनाइज हो जाता है। एबिफ्रेनिक हो गया, अनडिफरेंशिएट मतलब कि हम पता नहीं लगा सकते कि कौन सा टाइप का सीजोफ्रेनिया है। रेसिडुअल सीजोफ्रेनिया में क्या होता है कि सीजोफ्रेनिया का ट्रीटमेंट कर दिया, लेकिन फिर भी उसके कुछ सिम्टम्स वगैरह आ रहे हैं, तो रेसिडुअल सीजोफ्रेनिया कहलाता है। ओके, एटियोलॉजी पढ़े तो एग्जैक्ट कॉज इज अननोन। इसका एटियोलॉजी में क्या है, एग्जैक्ट कॉज हमें पता नहीं है, अभी तक किसी को पता नहीं चला। आपको पता चले तो कमेंट कर दो, तो हम आगे बता देंगे कि इसको पता चल गया है ये सीजोफ्रेनिया का कारण, और नहीं चले तो आप भी ये लाइन लिख के आ जाओ। तो रिस्क फैक्टर क्या है, इसके रिस्क फैक्टर में आता है बायोलॉजिकल फैक्टर्स। जेनेटिक हो सकता है सीजोफ्रेनिया, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। डोपामाइन एक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस हो गया, स्ट्रक्चर ब्रेन एबनॉर्मलिटी, कोई ब्रेन में अगर एबनॉर्मलिटी आ गई तो भी ये देखने को मिल सकता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, नेक्स्ट आता है साइकोलॉजिकल फैक्टर। तो फॉल्टी या फॉल्टी पेरेंटिंग, घर वालों ने ध्यान नहीं दिया सर उसके ऊपर। स्ट्रेस एंड ट्रॉमा हो गया, पुअर कोपिंग मैकेनिज्म हो गया। पेशेंट क्या है कि उसमें कोपिंग स्किल क्या है, कम है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसका सामना नहीं कर सकता। अगला है सोशल फैक्टर, जैसे अर्बनाइजेशन हो गया, पुअर्टी, सोशल आइसोलेशन, सब्सटेंस एब्यूज हो गया, इनके भी क्या है इस पर रिस्क रहते हैं, इनसे भी ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हमने इसको 2 टाइप में सिम्टम्स को क्लासीफाई कर देंगे। एक तो पर पढ़ेंगे यूजेन ब्यूलर के अकॉर्डिंग, और एक पढ़ेंगे अपन टिमोथी क्रोक के अकॉर्डिंग। ठीक है, हमने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को हमने 2 साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। फर्स्ट पढ़ेंगे यूजेन ब्यूलर, सेकंड पढ़ेंगे टिमोथी क्रोक। तो यूजेन ब्यूलर भाई साहब क्या बताते हैं कि सीजोफ्रेनिया है, उसके सिम्टम्स 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, प्राइमरी सिम्टम्स एंड सेकेंडरी सिम्टम्स। प्राइमरी सिम्टम्स में आते हैं 4A,
ठीक है। प्राइमरी सिम्टम्स में क्या आते हैं, 4A सिम्टम्स ऑफ सीजोफ्रेनिया पूछ सकते हैं। 4A सिम्टम्स ऑफ सीजोफ्रेनिया कौन कौन से हैं, तो आप ये लिख के आ जाओ। ठीक है, ऑटिज्म हो गया, एसोसिएटिव लूजनेस हो गया। अब ये ऑटिज्म हमने किसमें पढ़ा था, उसमें पीडिया में भी देखा था हमने। ऑटिज्म हो गया, एसोसिएटिव लूजनेस हो गया, अफेक्ट इनएप्रोप्रिएट हो गया, एम्बिवेलेंस हो गया। ये होते हैं 4A सिम्टम्स ऑफ सीजोफ्रेनिया, याद रख लो, सॉरी याद रख लो, इंपॉर्टेंट है। आगे आता है सेकेंडरी सिम्टम्स। सेकेंडरी में आता है हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, लॉस ऑफ इंसाइट, पुअर पर्सनल हाइजीन। ये होते हैं सर सेकेंडरी, और ये होते हैं प्राइमरी सिम्टम्स। अगला भाई साहब आता है हमारे पास टिमोथी क्रो या टाइमोथी क्रो। तो इनके अकॉर्डिंग भी हमने सिम्टम्स को दो टाइप में क्लासिफाई कर दिया। फर्स्ट वन इज प्राइमरी पॉजिटिव सिम्टम्स, सेकंड इज नेगेटिव सिम्टम्स। पॉजिटिव मतलब कि जो कि नॉर्मल से ज्यादा हो जाए, नॉर्मल से ज्यादा मतलब कि वायलेंट हो जाए, उसका बिहेवियर क्या हो जाए, वायलेंट हो जाए, गुस्सा आए उसको, हेलुसिनेशन हो जाए, वो एग्रेसिव, डिल्यूजन एंड एक्साइटमेंट देखने को मिले, तो वो होता है पॉजिटिव सिम्टम। और नेगेटिव सिम्टम्स में जैसे कि उसका बिहेवियर फ्लैट हो जाए, अफेक्ट फ्लैट हो जाए, ब्लंट हो जाए, एपैथी हो जाए, स्टूपर, कैटालेप्सी, तो ये सब देखने को मिलेंगे नेगेटिव। मतलब कि नॉर्मल से अगर कम है तो वो नेगेटिव में आएगा, नॉर्मल से अगर वो हाइपर हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, वायलेंट वायलेंट हो रहा है, एग्रेसिव हो रहा है, तो वो किस में देखने को मिलेगा, पॉजिटिव में। अब जो पॉजिटिव सिम्टम्स है, पॉजिटिव सिम्टम्स में अगर हमने उसको सीटी और एमआरआई कराई, उसकी हमने सीटी और एमआरआई करवाई, सीटी स्कैन एमआरआई ब्रेन की, तो वो नॉर्मल दिखेगी। लेकिन अगर नेगेटिव सिम्टम्स में हमने उसको सीटी और एमआरआई करवाई, तो उसके जो ब्रेन में वेंट्रिकल्स होते हैं वो डायलेक्ट दिखेंगे। क्या दिखेंगे, डायलेटेड। ओके, डायलेटेड वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। अब अगर आपसे क्लासिफिकेशन, सॉरी, पॉजिटिव सिम्टम्स और नेगेटिव सिम्टम्स में डिफरेंस पूछ ले तो भी आप लिख के आ सकते हो। एक चीज और बता देते हैं आपको कि पॉजिटिव सिम्टम्स में टी और नेगेटिव सिम्टम्स में ए। मतलब क्या समझे, कि पॉजिटिव सिम्टम्स का ट्रीटमेंट अपन टिपिकल एंटीसाइकोटिक से करते हैं, किससे, टिपिकल से, जबकि नेगेटिव का अपन करते हैं एटिपिकल से। ये लाइन और एड कर दो आप इसमें। ठीक है, चलो सर डायग्नोसिस करते हैं। तो डायग्नोसिस में हमारे पास क्या है, केवल एमएसई है। बाकी तो हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, ऑल इन्वेस्टिगेशन हो गया। और साइकेट्रिस्ट के पास क्या है, केवल एमएसई है। प्रेजेंट सिम्टम्स ऑफ सीजोफ्रेनिया 6 मंथ, कम से कम 6 महीने तक ये सिम्टम्स दिख रहे हैं तो सीजोफ्रेनिया कहलाएगा। तो मतलब 6 महीने तक हमें इंतजार करना पड़ेगा कि हाँ भाई सीजोफ्रेनिया है या नहीं है, इसको देखने के लिए। आगे आते हैं टाइप्स। किसका टाइप्स, अगला चैप्टर आ चुका है सर, मूड डिसऑर्डर। तो मूड डिसऑर्डर है, क्या है, मूड डिसऑर्डर। मूड डिसऑर्डर है, हमने इसको टाइप में क्लासिफाई कर दिया, कैसे पढ़ेंगे अभी देखते हैं। तो फर्स्ट आता है ICD-11 के अकॉर्डिंग यूनिपोलर एंड बाइपोलर में हमने इसको क्लासिफाई कर दिया है। इसको अपन बोलेंगे यूनिपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, और इसको बोलेंगे बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर। यूनिपोलर में केवल एक आता है, डिप्रेशन होता है इसमें, क्योंकि बाइपोलर में दोनों एपिसोड देखने को मिलते हैं, मेनिया के और डिप्रेशन दोनों के एपिसोड देखने को मिलते हैं। डिप्रेशन और मेनिया दोनों को पढ़ेंगे हम। चलो सर पहले अपन देख लेते हैं डिप्रेशन को। तो डिप्रेशन क्या होता है, तो देखो सर डिप्रेशन होता क्या है, हम आपको बता देते हैं। डिप्रेशन में आपको ये देखने को मिलेगा कि जब पेशेंट क्या हो जाए, पेशेंट का डिप्रेशन से मूड डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाई परसिस्टेंट सैडनेस, लंबे टाइम तक वो सैडनेस है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट एंड रिड्यूस एनर्जी, अपनी सारी एनर्जी सब कुछ खो चुका है, उसका इंटरेस्ट वगैरह सब लॉस हो चुका है। एट लास्टिंग एट लिस्ट 2 वीक, 14 दिन, 14 दिन से ना तो उसको कुछ में मन, किसी में मन लगता है ना क्या होता है, सब कुछ वो खो बैठा है, सैडनेस हो चुका है, तो वो डिप्रेशन कहलाएगा। अफेक्टिंग डेली फंक्शनिंग। ठीक है, अब ईटियोलॉजी की बात आती है सर, कि होता क्यों है ये, तो एग्जैक्ट कॉज इज अननोन बट रिस्क फैक्टर इज दैट। एज ग्रुप हो गया, फैमिली हिस्ट्री हो गया, सेक्स रेशो हो गया, ठीक है, इधर से मैरिटल स्टेटस, IQ लेवल, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, न्यूरोट्रांसमीटर इंबैलेंस हो गया, प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ ड्रग्स हो गया, फीमेल और मेल रेशो इक्वल होता है, एज रेशो है, एज 20 से 40 की एज में ज़्यादा देखने को मिलता है ये। ठीक है, IQ लेवल जिसका लो होता है उसमें देखने को मिलता है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है वो पुअर होता है, क्या होता है, पुअर, उसमें ज़्यादा होता है। देखो एक मेनिया होता है, केवल मेनिया, जिसमें कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हाई रहता है, बाकी सब में पुअर लिख के आ सकते हो आप। न्यूरो ट्रांसमीटर इम्बेलेंस हो जाता है। कौन कौन से न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं, तो वो यहाँ पर लिख रखे हैं आपको, सेरोटोनिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, ये क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। और साथ में अगर प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ सम ड्रग्स, कौन कौन से, स्टेरॉइड हो गया, एल्कोहल हो गया, बारबिचुरेट एंड एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, इनका ज़्यादा टाइम तक वो यूज ले रहा है, तो वो डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। क्या क्या देखने को मिलेगा डिप्रेशन में, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में आता है लो मूड। देखो अगर कोई डिप्रेशन में आ जाता है तो आप अपने हिसाब से बना के आ सकते हो, आपको तो पता ही है कि उसका मूड क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, इंटरेस्ट कम हो जाएगा, लो एनर्जी लेवल, डिक्रीज पीएमए क्या है सर, साइको मोटर एक्टिविटीज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी, नींद नहीं आएगी, वेट लॉस हो जाएगा, सुसाइडल अटेम्प्ट होंगे, सुसाइडल थॉट्स आएगी उसको कि मैं मर जाऊं वही अच्छा है, हेलुसिनेशन एंड डिल्यूजन देखने को मिलेगा,
डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, ऑल इन्वेस्टिगेशन, MSE, ठीक है। अगला आता है हमारे पास मेनिया। क्या आता है सर? मेनिया। मेनिया क्या होता है? मेनिया मतलब कि उसमें डिप्रेशन में तो सब क्या था, डिक्रीज हुआ था, मेनिया में सब कुछ क्या हो जाएगा, हाई फाई हो जाएगा, मूड एलिवेटेड हो जाएगा। मूड डिसऑर्डर कैरेक्टराइज एबनॉर्मल एलिवेटेड एक्सपेंसिव और इरिटेबल मूड, इंक्रीज एनर्जी, ओवर एक्टिविटीज लास्टिंग 1 वीक। 7 दिन से अगर वो ज़्यादा सब कुछ ज़्यादा कर रहा है, सब कुछ ज़्यादा का मतलब कि ज़्यादा बोल रहा है, ज़्यादा घूम रहा है, सब कुछ नॉर्मल से ज़्यादा कर रहा है, ओवर एक्टिविटी है उसमें, एनर्जी ज़्यादा हो गई, तो वो क्या है, मेनिया का शिकार है सर। क्या क्या देखने को मिलेगा एटियोलॉजी में? एग्जैक्ट कॉज इज अननोन बट रिस्क फैक्टर दैट इज, एज ग्रुप हो गया वही 20 से 40 हो गया, सेक्स रेशो फीमेल में ज़्यादा देखने को मिलेगा मेल की तुलना में, मैरिटल स्टेटस हो गया, अनमेरिड में ज़्यादा होगा ये, आईक्यू लेवल, जिसमें कि आईक्यू लेवल क्या हो, लो, आईक्यू लेवल लो, बिल्कुल आईक्यू लेवल क्या हो, लो हो, और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है वो क्या हो, ज़्यादा पैसे वाला ज़्यादा करता है इसलिए। न्यूरो ट्रांसमीटर में क्या आ गया, वो नॉन एपिनेफ्रिन डोपामाइन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जबकि डिप्रेशन में डिक्रीज होता है, डी फॉर डिप्रेशन, डी फॉर डिक्रीज, ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होगा, तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में आएगा एलिवेशन ऑफ मूड और हाई मूड, मूड एलिवेट हो जाएगा, साइकोमोटर एक्टिविटी इंक्रीज हो गई, डिस्ट्रक्शन होगा, किसी भी काम में मन नहीं लगेगा, कभी कहेगा ये कर लूँ, कभी कहेगा ये कर लूँ सर, ठीक है, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, ऑडिटरी हेलुसिनेशन आएगा, कुछ भी सुनाई देगा उसको, ठीक है। डिल्यूजन देखने को मिलेगा, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी एंड डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, दोनों याद रखे, दोनों इंपॉर्टेंट है। इसमें डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी ज़्यादा देखने को मिलेगी, वो खुद को किंग समझेगा, खुद को दुनिया का राजा समझेगा, भगवान समझने लग जाएगा खुद को, कभी कभी तो साला ऐसा लगता है कि अपुंछ भगवान है ना, वो इसी में देखने को मिलेगा। डिक्रीज नीड ऑफ स्लीप, ना तो उसको सोने की कोई नीड है, ना उसको खाने की नीड है, कुछ भी नहीं चाहिए उसको। डिमांड मनी फ्रॉम पेरेंट्स, अपने घर वालों से पैसे मांगेगा, और जब नहीं देंगे तो वो कुछ रिस्क की डिसीजन लेगा और कुछ भी कर सकता है वो, तो बच के रहना इससे। नेक्स्ट आता है लास्ट यूनिट इसकी 8, ठीक है, 8th यूनिट पर आ चुके हैं अपन। बीएस नर्सिंग 5th सेमेस्टर का, मेंटल हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट का 8th चैप्टर पे हम आ चुके हैं, एंजाइटी, न्यूरोसिस वाला चैप्टर है। तो इसमें फर्स्ट आता है हमारे पास क्या, एंजाइटी। न्यूरोसिस में हमने देखा था क्या, पोहा, पोहा, POHA। तो अपन बात करते हैं पहले ए के बारे में, एंजाइटी। एंजाइटी क्या होती है सर? एंजाइटी एक ऐसा डिसऑर्डर होता है या डिजीज होती है जिसमें इमेजनरी डेंजर से वो क्या करता है, डर लगता है एक तरीके से डर, या फिर अनप्लेसेंट रिएक्शन या नर्वसनेस टुवर्ड इमेजनरी डेंजर, ठीक है। सोच कर ही उसको अगर वो लग रहा है तो वो एंजाइटी होगी। और अगर इमेजनरी के अलावा अगर यहाँ पर क्या जाता है, रियल, तो उसको अपन बोलते हैं फियर। रियल आ गया तो बोलेंगे फियर, और इमेजनरी है तो एंजाइटी, ठीक है। एंजाइटी इज अ डिसऑर्डर ऑफ इमोशंस, फियर ऑल्सो डिसऑर्डर ऑफ इमोशंस। एंजाइटी यूजुअली अगर टुवर्ड द फ्यूचर इवेंट्स, की फ्यूचर के लिए वो अगर एंजाइटी आ रही है उसको, ठीक है। कोज होता क्यों है, तो वो न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस हो जाता है, जेनेटिक एंड फैमिली हिस्ट्री, क्रोनिक स्ट्रेस, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पर्सनैलिटी ट्रेट्स, ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो अगर उसको, ठीक है, परफेक्शनिज्म हो, ये सारा काम परफेक्ट चाहिए तो भी उसको एंजाइटी होती है। वर्क प्रेशर हो, फाइनेंशियल स्ट्रेस हो, तो ये कंडीशन कौन सी एंजाइटी कंडीशन देखने को मिलती है। अब देखो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप सभी डिजीज में लिख के आ सकते हो, ये कोज वगैरह अगर आपको याद नहीं हो तो, क्यों, क्योंकि अपन देख रहे हैं सभी में यही आ रहा है, ठीक है। आगे आता है सिम्टम्स की बात, तो फिजिकल सिम्टम्स एंड साइकोलॉजिकल सिम्टम्स, कि ऐसा पेशेंट है इसमें दोनों सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। कोई एंजाइटी होगा तो उसको फिजिकल सिम्टम्स भी देखने को मिलेगा और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स भी देखने को मिलेंगे। तो अपन पहले तो बात करते हैं फिजिकल सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे। पाल्पिटेशन, एक होता है टेकिकार्डिया, एक होता है पाल्पिटेशन। क्या होता है दोनों में डिफरेंस? टेकिकार्डिया है नॉर्मल हो गया, मतलब कि अगर उसको फील हो रहा है पेशेंट को टेकिकार्डिया, तो वो पाल्पिटेशन होता है, ठीक है। स्वेटिंग हो गया, पसीना आएगा उसको, ट्रेमर्स हो गया, ड्राई माउथ हो गया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मसल टेंशन, ये तो हो गया फिजिकल सिम्टम्स। जबकि साइकोलॉजिकल सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलते हैं, तो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स एक्सेसिव वरिंग, ज़्यादा टेंशन लेगा वो, स्ट्रेस लेगा, रेस्टलेसनेस हो जाएगा, इरिटेबिलिटी, पुअर कंसंट्रेशन, एंगर एंड इंसोम्निया, ये कंडीशन देखने को मिलती है। फोबिया, नेक्स्ट आता है क्या, फोबिया। फोबिया क्या होता है, एक तरीके का डर। तो फोबिया इज एक्सेसिव एंड अनरीजनेबल फियर रेस्पॉन्स टू triggered by a specific stimulants resulting in avoidance and significant distress, कि जिससे भी उसको फियर वगैरह है वो उसको अवॉइड करेगा। इट इज इरेशनल फियर, इट इज इरेशनल फियर फ्रॉम एनी सिचुएशन और एक्टिविटी और ऑब्जेक्टिव, ठीक है, किसी भी, क्यों, कोई उसके अगर पास्ट में कुछ ऐसा घटित हुआ हो घटना जिसके कारण भी ये हो सकता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ फोबिया, तो हम, हमारे पास 3 टाइप है फोबिया के। स्पेसिफिक फोबिया, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, एगोरोफोबिया। एगोरोफोबिया क्या होता है, जो कि ओपन प्लेसेस पे डर लगता है उसको, फियर ऑफ ओपन स्पेसेस। क्या सर? फियर ऑफ ओपन स्पेसेस, कहीं भी जैसे बस स्टैंड हो गया, वहां पर जाने से उसको डर लगता है, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से उसको डर लगता है।
फियर ऑफ क्राउडेड प्लेसेस, फियर ऑफ सिचुएशन वेयर एस्केप में भी डिफिकल्ट, कि अगर घर से वो बहुत दूर हो, वापस से घर नहीं आ सकता हो वो, ठीक है, तो वहाँ पर जाने से उसको डर लगेगा, तो उसको बोलेंगे एगोरोफोबिया। दूसरा आता है सोशल फोबिया। सोशल फोबिया, पब्लिक, सबके सामने बोलने में हिचकिचाएगा, डर लगेगा उसको, पब्लिक स्पीकिंग अवॉइडेंस करेगा, फियर ऑफ सोशल सिचुएशंस। एंड इंपॉर्टेंट है आपके पास स्पेसिफिक फोबिया, इसमें अगर डॉग से डर लगता है तो उसको साइनोफोबिया बोलेंगे, फियर ऑफ एनिमल्स जूफोबिया, डेथ से डर लगता है तो टेंथोफोबिया, नाइट हाइट से लगता है तो एक्रोफोबिया, क्लोज स्पेस से लगता है तो क्लोस्ट्रोफोबिया हो गया, ब्लड से लगता है तो हीमोफोबिया, इंजेक्शन से बेलेनोफोबिया, फ्लाइंग से उड़ने से तो एवियोफोबिया, फियर ऑफ लाइफ एलोन अकेला जीने से तो ऑटोफोबिया हो गया, फियर ऑफ वाटर तो हाइड्रोफोबिया। तो ये कुछ नाम है वो आपको याद रखने हैं। सिम्टम्स क्या हो गए ऐसे पेशेंट में जिसको फोबिया है? तो सिम्टम्स ऐसे तो नो स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ फोबिया, बट वो पेशेंट क्या करेगा, जहां भी उसको डर लगता है फोबिक एजेंट से, वो क्या करेगा, एंजाइटी है उसको अवॉइड करेगा, वहां पर नहीं जाएगा। द पेशेंट कम्स कॉन्टेक्ट विद एजेंट देन पेशेंट एंजाइटी, ठीक है, वहां पर नहीं जाएगा वो। डायग्नोसिस क्या करें, तो वही है डायग्नोसिस हमारे पास तीनों, ठीक है। ओसीडी नेक्स्ट आता है, ओसीडी या इस पर नाम देते हैं ओसीएन, क्या देते हैं, ओसीएन। ओसीएन फुल फॉर्म ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ठीक है, दोनों नाम देते हैं। ओसीडी क्या है, जैसे कि बार बार लॉक चेक करना, बार बार हैंड वॉशिंग करना, बार बार देखना, तो वो सब क्या है, ओसीडी है, ठीक है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इज अ मेंटल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय ऑब्सेशन। ऑब्सेशन क्या है, रिकरेंट अनवांटेड थॉट्स, की बार बार दिमाग में वो एक एक चीज आना, ठीक है, वो क्या है, अनवांटेड थॉट है, हम चाहते हैं नहीं आए लेकिन वो आ रही है, कि बार बार लग रहा है कि मेरे हाथ गंदे, क्या करूँ क्या करूँ, तो ये बार बार दिमाग में आ रहा है, ये तो क्या हो गया, ऑब्सेशन हो गया। और आप उस एंजाइटी को दूर करने के लिए जो भी काम कर रहे हो, तो वो क्या होता है, कंपल्सन होता है। कैसे कंपल्सन, कि आपको लग रहा है मेरे हैंड वॉशिंग करनी चाहिए, हाथ गंदे हो रहे हैं मेरे, तो ये तो क्या हो गया, ऑब्सेशन हो गया। और आप उस एंजाइटी को दूर करने के लिए आप हाथ धोने जा रहे हो, हैंड वॉशिंग करने जा रहे हो, बार बार रिपीटेटिव बिहेवियर परफॉर्म टू रिड्यूस एंजाइटी, तो वो क्या होता है, बिल्कुल सर कंपल्सन होता है। ऑब्सेशन ऑफ द डिसऑर्डर इज थॉट, एंड कंपल्सन किसका डिसऑर्डर है, पीएमई का, साइकोमोटर एक्टिविटी। जैसे कि फियर ऑफ कंटामिनेशन हो गया, फियर ऑफ हार्मिंग समवन, डाउट डिड आई लॉक डोर, क्या मैंने दरवाजा बंद किया है, लॉक किया है, नहीं किया, जाओ चेक करके आओ, तो चेक करने जा रहे हो आप, एक्टिविटी है, दिमाग में आ रहा है कि आपने लॉक किया, तो वो तो ऑब्सेशन हो गया, और आप चेक करने जा रहे हो, उस एक्टिविटीज को कर रहे हो, तो वो क्या हो गया, बिल्कुल सर कंपल्सन हो गया। एक्सेसिव हैंड वॉशिंग हो गया, रिपीटेटिव चेकिंग एंड क्या हुआ, अरेंजिंग ऑब्जेक्टिव सिमेट्रिकली, ठीक है सर। डिसोसिएटिव टाइप। नेक्स्ट आता है हिस्टेरिया। क्या आता है, हिस्टेरिया। हिस्टेरिया में फर्स्ट तो हिस्टेरिया पढ़ रहे अपन, हिस्टेरिया के अंदर आता है डिसोसिएटिव टाइप। तो डिसोसिएटिव टाइप में क्या होता है कि एक तो होता है कन्वर्जन, एक होता है डिसोसिएटिव। कन्वर्जन में जो फिजिकल साइकोलॉजिकल सिम्टम्स को फिजिकल सिम्टम्स में कन्वर्ट कर ले, ठीक है, कन्वर्जन होता है वो। ये डिसोसिएटिव, डिसोसिएटिव में जैसे कि लगना कि भूत प्रेत के बारे में, कि इसके तो कोई क्या आ रहा है, बाबा आ रहा है, इसके भूत आ रही है, किसी के आदमी में क्या हो रहा है ना, तो वो क्या है, डिसोसिएटिव टाइप होता है। मंजुली का भूल भुलैया 2 देखी है, भूल भुलैया देखी आपने, अपरिचित होगी, राजमहल हो गई, वो जो भी मूवीज है वो उसमें क्या है, डिसोसिएटिव टाइप का डिसऑर्डर होता है। लेकिन कुछ इसको भूत वगैरह के लेकर चलते हैं, तो जैसा आपको मानना हो वो मान सकते हो, अपन पढ़ रहे मेंटल हेल्थ, तो इसके अकॉर्डिंग तो यही बताया गया है। तो इसमें क्या होता है सर, डिसऑर्डर इन्वॉल्विंग डिस्टर्बिंग इन द मेमोरी, इसमें मेमोरी में डिस्टर्बेंस हो जाता है, जिससे कि जो व्यक्ति है उसकी आइडेंटिटी, कॉन्शियसनेस, परसेप्शन, ये सभी क्या हो जाता है, लॉस हो जाते हैं ड्यू टू साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के कारण। फर्स्ट टाइप आता है डिसोसिएटिव एमनेशिया, ठीक है, मेमोरी लॉस हो जाती है उसको। दूसरा है फ्यूग स्ट्रेस, कि सडन ट्रेवल कहीं जा रहा है और मेमोरी लॉस हो गई, फिर दूसरी जगह जाएगा, फिर मेमोरी लॉस हो जाएगी। डीपर्सनलाइजेशन, फीलिंग डिटेच फ्रॉम सेल्फ, खुद से डिटेच हो चुका है वो, उसको पता नहीं कि मैं कौन। आइडेंटिटी कंफ्यूजन, ओके, ये देखने को मिलता है डिसोसिएटिव टाइप में। मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ये क्या है, बिल्कुल सर वही मंचूरी का वाला चीज़ है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, तो सडन फिजिकल सिम्टम्स, इमोशनल आउटब्रस्ट हो गया, ड्रामेटिक बिहेवियर करेगा वो, सजेस्टिबिलिटी, सबको सजेस्ट करेगा कि जाओ उस दिन अमावस्या की रात को जाना और वहाँ पर जाना, किराए पर ये रख देना, ये कर लेना, ये हो जाएगा काम, तो सबको सलाह देना। टेम्परेरी लॉस ऑफ फंक्शन, ठीक है, ये सब इसमें देखने को मिलता है। ओके सर, नेक्स्ट आता है पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, कि कुछ घटना हो चुकी है, कुछ ट्रॉमा या एक्सीडेंट हो चुका है, उसके बाद में अगर आपको कोई साइकोलॉजिकल स्ट्रेस वगैरह आ रहा है, तो वो होता है पीटीएसडी। PTSD is a trauma and stress related disorder that develop after exposure to a serious traumatic event such as accident, assault, disaster or war। ये अगर आपके साथ घटना हो चुकी है और उसके बाद में आपको स्ट्रेस वगैरह आ रहा है, तो वो होता है PTSD। होता क्यों है सर ये, तो फिजिकल और सेक्सुअल असोल्ट के कारण, आरटीए हो गया, वार एंड वायलेंस हो गया,
चाइल्डहुड एब्यूज एंड लैक ऑफ सोशल सपोर्ट, इसके कारण ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसी के साथ बीएस नर्सिंग फर्स्ट या मेंटल हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट कंप्लीट होती है, बीएससी नर्सिंग 5th सेमेस्टर की। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एमएचएन सेकेंड के बारे में, या बीएससी नर्सिंग 6th सेमेस्टर की सब्जेक्ट के बारे में। तो फर्स्ट चैप्टर आता है आपके पास कॉमनली यूज्ड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस की। कॉमनली कौन कौन से साइकोट्रोपिक सब्सटेंस जो कि यूज लिए जाते हैं। तो फर्स्ट आता है एल्कोहल हो गया, टेबेको हो गया, कैनाबिस, ओपियोइड्स, सेडेटिव एंड स्लीपिंग पिल्स, इनहेलेंट्स। ठीक है, इनको काम में लिया जाता है नशा के लिए, या फिर जैसे एल्कोहल है, कफ सिरप वगैरह कुछ मेडिसिन आती है उनमें बनाने के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, कॉमनली यूज्ड साइकोट्रोपिक, कॉमनली यूज्ड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस कौन कौन से हो गए। तो साइकोट्रोपिक सब्सटेंस आर ड्रग्स दैट अफेक्ट द ब्रेन एंड चेंज मूड। ये ऐसे ड्रग्स होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि क्या करते हैं, ब्रेन को अफेक्ट करते हैं और मूड चेंज कर देते हैं, बिहेवियर, परसेप्शन वगैरह सब कुछ चेंज कर देते हैं, कि इनको लेने से ऐसा लगता है कि बस मजा आ गया। ठीक है, तो फर्स्ट आता है डिप्रेसेंट। डिप्रेसेंट हो गया, दीज ड्रग्स स्लो डाउन ब्रेन एक्टिविटीज, ब्रेन एक्टिविटीज को कम कर देते हैं बिल्कुल। एल्कोहल, बार्बिट्यूरेट एंड बेंजोडाइजेपिन्स। ठीक है, ये कुछ ड्रग्स होती है। अब अगर इनको ज़्यादा अमाउंट्स में ले ले तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। स्टिमुलेंट्स, दीज ड्रग्स इंक्रीज ब्रेन एक्टिविटीज एंड अल्टरनेस। जैसे कौन कौन सी होगी, ब्रेन एक्टिविटीज को इंक्रीज कर देती है। स्टिमुलेंट है, नाम में क्या स्टिमुलेंट, ये क्या है, डिप्रेशन मतलब कि कम कर देना ब्रेन एक्टिविटी को, स्टिमुलेंट मतलब कि स्टिमुलेट कर देना, ज़्यादा कर देना। एग्जाम्पल हो गया कोकेन, निकोटीन, कैफीन, एम्फेटामिन। ठीक है, हेलुसिनोजन, हेलुसिनोजन मतलब कि जो हेलुसिनेशन करे। ठीक है, ऐसी ड्रग्स जो कि हेलुसिनेशन का कारण बने, अल्टर्ड करे जैसे परसेप्शन को, तो वो आता है एलएसडी। क्या आता है, एलएसडी। एलएसडी की फुल फॉर्म आप लिख दीजिए फटाफट जाके कमेंट बॉक्स में। अगली आती है ओपियोइड्स। क्या आती है सर, ओपियोइड्स। तो ओपियोइड्स क्या होती है, यूज्ड मेनली फॉर पेन रिलीफ बट हाईली एडिक्टिव। वैसे तो ये नॉर्मली पेन को, देखो हमने एनसेड्स पढ़ा था, एनएसएआईडी है, एसएआईडी, उसमें ओपियोइड्स आया था। ओपियोइड्स क्या होते हैं सर, कि पेन वगैरह, पेन को कम करते हैं, पेन किलर की तरह काम में ली जाती है। लेकिन अगर ज़्यादा अमाउंट्स में ले तो वो क्या कर सकती है, आदत बन सकती है, एडिक्टिव्स। एग्जाम्पल हो गया मॉर्फिन, हीरोइन, कोडीन एटसेट्रा। कैनाबिस, क्या आता है कैनाबिस, तो कैनाबिस में एग्जाम्पल हो गया मेरिजुआना एंड हसीस, माइल्ड यूफोरिया, अल्टर्ड परसेप्शन एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी इंपेयरमेंट कर सकती है। ठीक है, कौन, कैनाबिस। अब कहाँ कहाँ से अपन इसको एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत सारे रूट होते हैं। ओरली भी हम इसको ले सकते हैं, आईएम आईवी के थ्रू ले सकते हैं, इनहेलेशन, स्मोकिंग एंड स्नोटिंग मतलब कि थ्रो नोज। ठीक है, पेट्रोल वगैरह जो सूंघते हैं या फिर कोई अलग ड्रग्स वगैरह सूंघते हैं उसके थ्रू भी ले सकते हैं। एक्शन ऑफ ड्रग्स, क्या है एक्शन ऑफ ड्रग्स, कैसे एक्ट करती है ये ड्रग्स। तो इस ड्रग्स कैसे एक्ट करेगी, दीज सब्सटेंस अफेक्ट ब्रेन न्यूरोट्रांसमीटर। ये क्या करते हैं, जो भी ये हमने पढ़ा भी, न्यूरोट्रांसमीटर को अफेक्ट करती है ये, जैसे डोपामाइन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, उनको अफेक्ट करती है ये, और प्रोड्यूस इफेक्ट, और इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, जैसे प्लेजर और यूफोरिया, रिलैक्सेशन, इंक्रीज एनर्जी, हेलुसिनेशन। ऐसे क्या करती है, प्रोड्यूस करती है ऐसे इफेक्ट। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं सेकंड यूनिट की तरफ। सेकंड यूनिट आती है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। सेकंड यूनिट में फर्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो देखिए आप सबको पता है पर्सनैलिटी होती क्या है। पर्सनैलिटी एक वर्ड से मिलकर बना होता है, जिसका वर्ड होता है पर्सोना। पर्सोना का मतलब होता है मास्क। ठीक है, मतलब कि जैसे हम अपने ऊपर कोई मास्क लगा देते हैं तो हम हमारी पर्सनैलिटी वगैरह चेंज हो जाती है। उसी तरह है कि पर्सनैलिटी का मीनिंग देखते हैं अपन पहले। अ पर्सन्स थिंकिंग, फीलिंग्स एंड बिहेवियर पैटर्न। पर्सनैलिटी क्या होती है, उसकी सोचने की थिंकिंग हो गई, उसकी फीलिंग्स क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, ये सभी पर्सनैलिटी होती है। ठीक है, कैसे रहता है, क्या सोचता है, क्या करता है। ठीक है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर अकर कब होता है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जबकि ट्रेट्स बिकम रिजिड, यानी कि इनफ्लेक्सिबल हो जाए उसके ट्रेट्स, बिहेवियर बिकम माल अडेप्टिव, उसके बिहेवियर की वजह माल अडेप्टिव मतलब कि नॉट सुटेबल हो, कोज डिस्ट्रेस और फंक्शनल प्रॉब्लम, कोई फंक्शनल प्रॉब्लम्स वगैरह हो जाए तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है। अब इसके टाइप्स हो गए सर, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के टाइप्स होते हैं, तो हमने क्लस्टर के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, क्लस्टर ए, क्लस्टर बी और क्लस्टर सी, ऐसे 3 क्लस्टर हो गए, और क्लस्टर के अंदर ही हमने टाइप कर लिए। तो फर्स्ट क्लस्टर आता है क्लस्टर ए, ओड एंड एसेंट्रिक। तो ये क्या होता है, स्ट्रेंज एंड अनयूजुअल बिहेवियर। इसमें क्या होता है, स्ट्रेंज और अनयूजुअल बिहेवियर होता है। तो इसमें फर्स्ट डिसऑर्डर आता है पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। क्या होता है, पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, पीपीडी। तो इसमें क्या होता है, ऑलवेज डाउट एंड मिसट्रस्ट अदर, कि उसको हमेशा दूसरों पर शक रहता है और दूसरों पर विश्वास नहीं करता है ऐसा पर्सन। फीचर्स क्या क्या देखने को मिलते हैं, सस्पिशियस हो गए, सस्पिशियस होता है वो, मिसट्रस्टफुल होता है, सेंसिटिव होता है, आर्गुमेंटेटिव होता है, मतलब सबसे बहस करता है वो। दूसरा होता है सीजोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। सीजोइड मतलब कि सीजोफ्रेनिया से रिलेटेड है। नो इंटरेस्ट इन रिलेशनशिप, उसको किसी में भी, कोई रिलेशनशिप में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति में क्या क्या देखने को मिलते हैं, तो इमोशनली कोल्ड होता है वो, डिटेच्ड होता है, सबसे दूर रहता है वो, किसी से भी अटैच नहीं रहता है। अलूफ, स्टे अलोन, एंड नो ह्यूमर। ठीक है, नो ह्यूमर।
अगला आता है सीजोटिपिकल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ये किसमें पढ़ रहे हैं अपन? क्लस्टर ए में ही चल रहा है अभी तक। इसमें देखने को मिलता है ओवर थिंकिंग एंड बिहेवियर और थिंकिंग ओवर रहती है उसकी, और उसमें क्या क्या देखने को मिलता है फीचर्स में? इनएप्रोप्रिएट इमोशंस, मैजिकल थिंकिंग्स, सोशल विड्रॉल एंड स्ट्रेंज बिहेवियर, ये सब कुछ देखने को मिलता है। अब इसमें कुछ ऐसा है नहीं जो आपको समझाए, ठीक है, बस आपको याद रखने हैं ये। फिर आता है क्लस्टर बी। क्लस्टर ए में कितने हो गए? तो 3 तो हो गए क्लस्टर ए में। चौथा आता है क्लस्टर बी में। क्लस्टर बी में का मतलब होता है ड्रामेटिक, इमोशनल एंड इलेक्ट्रिक, कि वह व्यक्ति क्या होता है? ड्रामेटिक और इमोशनल होता है। फर्स्ट आता है एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, नो रिस्पेक्ट फॉर रूल्स एंड अदर्स, ना तो वो किसी दूसरे का, ना जो हमारा रूल्स रेगुलेशन होता है सोसाइटी का, किसी की भी वो रिस्पेक्ट नहीं करता है। ऐसे व्यक्ति में क्या क्या देखने को मिलते हैं गुण? नो गिल्ट, कुछ भी कर देगा उसको गिल्ट फील नहीं होगा। वायलेंट बिहेवियर होगा उसका। इंपल्सिव, कैन नॉट मेंटेन रिलेशनशिप, डज नॉट लर्न फॉर मिस्टेक, गलतियां करके भी कुछ नहीं सीखेगा। अगला आता है बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, अनस्टेबल इमोशंस और रिलेशनशिप, अनस्टेबल रहते हैं, स्टेबल नहीं रहते हैं। ऐसे व्यक्ति में क्या क्या देखने को मिलता है? तो मूड स्विंग्स, उसके मूड स्विंग्स होते रहते हैं। इंपल्सिव बिहेवियर, एंगर इशू, फियर ऑफ एबेंडोमेंट, सुसाइडल बिहेवियर, सेल्फ हार्म एंड फीलिंग्स इम्पेटी, मतलब खुद को नुकसान पहुंचाएगा, दूसरों को पहुंचाएगा। अगला है हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर। क्या है? अटेंशन सीकिंग बिहेवियर। वो चाहता है कि सब मेरी तरफ अटेंशन करे, सबकी अटेंशन प्राप्त करना चाहता है। वो सब चाहता है कि सब मेरी तरफ देखे, मेरी तरफ अटेंशन करे। तो कब करेंगे? जबकि वो ड्रामा करेगा। वांट अटेंशन ऑलवेज, सोलो इमोशंस, फोकस ऑन अपीयरेंस, इमोशनल ब्लैकमेल करेगा, रोएगा, ठीक है। अगला आता है नैर्किसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इसमें सेल्फ सेंटर्ड पर्सनैलिटी होती है। ऐसा व्यक्ति हाई सेल्फ इंपॉर्टेंस, खुद को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। लैक ऑफ एम्पैथी, वांट्स प्रेसेस, कैन नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड यूज अदर्स, दूसरों का क्या करता है? दूसरों को काम में लेता है, दूसरों को यूज लेता है वो, ठीक है, खुद का काम निकाल लेगा फिर भाग जाएगा। अगला आता है क्लस्टर सी। क्लस्टर सी में आता है एंजियस एंड फियरफुल, इसमें आता है अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, फियर ऑफ रिजेक्शन, उसको डर रहता है कि कहीं मुझे कोई रिजेक्ट ना कर दे, तो सोशल एंजाइटी होगी उसमें। इन्फीरियरिटी फीलिंग्स, अवॉइड पीपल एंड फियर क्रिटिसिज्म, वही आगे बात कि जब उसको क्या है? फियर है रिजेक्शन का, दूसरों की, कहीं मुझे कोई रिजेक्ट ना कर दे, तो अवॉइड करेगा लोगों से कि मैं वहाँ जाऊँगा, मेरी तरफ वो देखेगा और उसको मैं अच्छा नहीं लगूंगा, तो अवॉइड करेगा सबको। डिपेंड्स ऑन अदर्स, कौन सा? डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं, ये निर्भर रहते हैं। ऐसे व्यक्ति खुद डिसीजन नहीं ले सकते हैं, दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। नीड ऑलवेज सपोर्ट, हमेशा उसको दूसरों की सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। फियर ऑफ बीइंग अलोन, कि डर रहता है कि मैं अकेला ना रह जाऊं, ठीक है। सबमिसिव बिहेवियर हो गया। अगला आता है OCPD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, परफेक्शन एंड कंट्रोल, ऐसा व्यक्ति है कि सब कुछ उसको परफेक्ट चाहिए। रिजिड थिंकिंग होती है उसकी, फोकस ऑन रूल्स एंड अदर्स, ओवर कंट्रोल एंड डाउटफुल नेचर का होता है, ठीक है। ऐसे करके इसमें टोटल कितने? 10 टाइप्स हो गए। पूछ ले आपसे कितने हैं, तो 10 पूछ ले एमसीक्यूज में। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के? इनफ्लेक्सिबल बिहेवियर पैटर्न, उनका बिहेवियर पैटर्न इनफ्लेक्सिबल होता है। पुअर कोपिंग स्किल होती है। डिफिकल्ट मेंटेनिंग रिलेशनशिप, लैक ऑफ इंसाइट एंड इमोशनली क्या होता है? अनस्टेबल होते हैं, इनस्टेबिलिटी होती है, ठीक है। अगला आता है आईडी। आईडी मतलब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी सर। तो ए कंडीशन वेयर ए चाइल्ड हैज बिलो एवरेज IQ लेवल, जब उनका IQ लेवल बिलो हो जाए, एवरेज से बिलो हो जाए। एवरेज क्या होता है? 90 to 109, उनका नॉर्मल एवरेज क्या होता है? IQ लेवल होता है, अगर इससे कम हो जाए तो वो ID में कहलाता है। हाँ, अब इसको MR भी बोल सकते हैं, मेंटल रिटार्डेशन भी हम इसको बोल सकते हैं। DSM-5 ने इसको ये नाम दिया है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। होता क्यों है ये? जेनेटिक हो गया, बर्थ इंजरी हो गई, माल न्यूट्रिशन, इनके कारण होता है। क्या क्या देखने को मिलता है? तो अगर MR वगैरह होता है तो उसमें क्या है? माइलस्टोन डिले हो जाते हैं, पुअर लर्निंग एबिलिटी, डिफिकल्ट इन कम्युनिकेशन, नीड सपोर्ट इन एक्टिविटीज़, दूसरों को उनको नीड रहती है। अगला आता है ऑटिज्म, ASD। तो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है जो क्या करता है? कम्युनिकेशन रिपीटेटिव बिहेवियर, एबनॉर्मल हो जाता है उनका सब कुछ बिहेवियर। क्यों होता है ऐसा? जेनेटिक फैक्टर्स होता है। ब्रेन एबनॉर्मलिटीज, कुछ ब्रेन डेवलपमेंट में कुछ एबनॉर्मलिटी हो गई हो। फीचर्स देखने को मिलते हैं, नो आई कॉन्टैक्ट, किसी से आंख नहीं मिला सकता वो। डिलेड स्पीच हो गया, रिपीटेटिव एक्शंस, ठीक है, जैसे बार बार हाथ हिलाना एक्सेट्रा। अगला आता है ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। एक एग्जांपल से समझेंगे हम कि कोई बच्चा होता है, बच्चा आता है, आकर वो पहले स्कूल से आया, स्कूल से आके उसने बैग साइड में पटका और खेलने लग गया, खाना आधा खाया, फिर खेलने लग गया, फुटबॉल खेला, फुटबॉल आधी खेल के फिर वो कैरम खेलने लग गया, फिर क्रिकेट खेलने लग गया, मतलब कि फिर होमवर्क आधा किया, मतलब एक भी काम, एक भी टास्क वो पूरा नहीं कर सकता सही तरीके से। तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर ये कहलाता है, ठीक है। क्यों होता है ये? जेनेटिक के कारण, न्यूरोकेमिकल इंबैलेंस, न्यूरोट्रांसमीटर इंबैलेंस हो गया, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो गया। क्या क्या देखने को मिलेगा? कैन नॉट सिट स्टिल, लंबे टाइम तक नहीं बैठ सकता वो। अर्ली डिस्ट्रैक्ट, एक काम से जल्दी से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा इजीली। टॉक एक्सेसिवली, ज़्यादा बातचीत करेगा, उसकी
स्कूल से कंप्लेंट तक आएगी। ईटिंग डिसऑर्डर, अगला क्या आता है सर? ईटिंग डिसऑर्डर, खाना पीना वाली प्रॉब्लम। तो ईटिंग डिसऑर्डर में फर्स्ट आता है एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा मतलब कि ज़्यादा खा रहा है अगर वो, तो वो बुलिमिया नर्वोसा होता है। बुलिमिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा जब वो खाने को क्या करेगा? रिफ्यूज़ करेगा। उसको डर रहेगा कि कहीं मैं मेरा वेट गेन ना हो जाए, तो इसलिए वो खाने को रिफ्यूज़ करेगा, खाना नहीं खाएगा। ठीक है? जिससे होगा क्या, उसमें सीवियर वेट लॉस हो जाएगा, ज़्यादा उसमें वजन कम हो जाएगा जब वो खाना ही नहीं खाएगा। तो होता क्यों ऐसा? सो लो सेल्फ स्टीम, फियर ऑफ ओबेसिटी, फैमिली प्रेशर, इसके कारण होता है। और सोशल इन्फ्लुएंस, क्या क्या देखने को मिलेगा? जब वो खाना पीना नहीं खा रहा है तो उसमें वेट लॉस होगा, खाने को मना कर देगा वो, उसकी बॉडी इमेज डिस्ट्रॉयड हो जाएगी, पतला दिखेगा ज़्यादा, एमनोरिया, मेंस्ट्रुएशन नहीं आएगा गर्ल्स में, वीकनेस एंड डिजीनेस होगी। अब वो खाना नहीं खा रहा है लंबे टाइम तक, को क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं? माल न्यूट्रिशन, डिहाइड्रेशन, कार्डियक प्रॉब्लम्स एंड सीवियर केसेस में उसकी डेथ तक हो सकती है सर। बुलिमिया नर्वोसा क्या है? बुलिमिया नर्वोसा मतलब ज़्यादा खा रहा है और उसको वापस से निकाल रहा है। ए डिसऑर्डर रिपीटेटिव बिंज ईटिंग फॉलोड बाय पर्जिंग। एपिसोड ऑफ बिंज ईटिंग, लार्ज अमाउंट में वो खाना खा रहा है लेकिन उसको सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग कर रहा है। वॉमिटिंग से और लग्जेटिव्स, लग्जेटिव्स ले रहा है, लग्जेटिव्स जिससे कि वो बाहर निकाल सके उसको खाने को। होता क्यों है इसमें? तो वही बॉडी डिससेटिस्फिकेशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, स्ट्रेस हो गया, डिप्रेशन हो गया, सोशल प्रेशर फॉर स्लिम बॉडी। ठीक है? जो उसमें था एनोरेक्सिया में, वही इसमें है। फीचर्स क्या क्या देखने को मिलेगा? तो ईटिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ फूड, ज़्यादा अमाउंट्स में खाएगा, सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग करेगा, यूज ऑफ लेग्जेटिव्स, वेट यूजुअली नॉर्मल एंड स्लाइटली लो। ठीक है? गिल्ट आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद उसको गिल्ट होगा कि गलत खा लिया मैंने। तो क्या क्या देखने को मिलेगा? वॉमिटिंग कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो जाएगा, वॉमिटिंग से टूथ इरोशंस हो जाएंगे, या इनेमल बोल सकते हैं, पर इनेमल इरोशंस, इरोशन, डिहाइड्रेशन एंड गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है सर। आगे आता है हमारे पास डिलेरियम। क्या आता है? नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ चुके हैं, डिलेरियम। तो डिलेरियम क्या होता है? डिलेरियम और डिमेंशिया दोनों क्या है? ऑर्गेनिक डिसऑर्डर है, ऑर्गेनिक साइकोसिस है। इसमें क्या होता है? डिलेरियम इज एन एक्यूट डिस्टर्बेंस ऑफ कॉन्शियसनेस। Delirium is an acute disturbance of consciousness, attention, and cognitions that develop suddenly and fluctuates during the day. Okay? तो ऐसे में क्या क्या होता क्यों है? ये तो यूटीआई के कारण, फीवर हो गया, इन्फेक्शन हो गया कुछ, उसके कारण होता है। अब देखो ये क्या है? ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है, तब हुआ है ये। एनाटॉमिकली कुछ प्रॉब्लम हुई है, तब जाके ये प्रॉब्लम हुई है, डिलेरियम एंड डिमेंशिया। जैसे हेड इंजरी हो गई, स्ट्रोक हो गया, ड्रग इंटॉक्सिकेशंस या विड्रॉल। ठीक है? कुछ ड्रग्स ली हमने या फिर उसको छोड़ दी हो हमने, विड्रॉल कर लिया, विड्रॉल सिंड्रोम होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो गया, हाइपोक्सिया या डिहाइड्रेशन हो गया सर। अब ऐसे व्यक्ति में क्या क्या देखने को मिलेगा? कन्फ्यूजन होगा। क्या होगा? कन्फ्यूजन होगा, क्लाउडेड कॉन्शियसनेस, डिसओरिएंटेड हो जाएगा, वो टीपीपी हमने पढ़ा, वो डिसओरिएंटेड हो जाएगा। पुअर अटेंशन, हेलुसिनेशन एंड इल्यूजन देखने को मिलेगा उसमें। रेस्टलेसनेस एंड स्लीप डिस्टर्बेंस हो जाएगी। तो ऐसे व्यक्ति में हम क्या करेंगे? ऐसे व्यक्ति में सर हम क्या करेंगे? सेफ एनवायरनमेंट और काम एनवायरनमेंट उसको प्रोवाइड करेंगे, बिल्कुल शांत वातावरण उसको देंगे। रीओरिएंटेड पेशेंट फ्रिक्वेंटली, क्लॉक एंड कैलेंडर। ठीक है? रीओरिएंटेड करेंगे उसको, उसका ध्यान रखेंगे, वाइटल देंगे, हाइड्रेशन देंगे, और हेलोपेरिडोल भी हम उसको दे सकते हैं। एंटीसाइकोटिक, डिमेंशिया का पेशेंट है, कुछ याद नहीं रहता, उसको खाना खाया है नहीं खाया, हर हर आधे घंटे में 2 घंटे में बोलता है क्या मैंने खाना खाया है, मेरा खाना दो, ये जला दो, टीवी चला दो। ठीक है? जब ज़्यादा एज का हो जाता है तो ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। डिमेंशिया इज ए क्रोनिक एंड प्रोग्रेसिव डिक्लाइन इन मेमोरी, थिंकिंग एंड सोशल फंक्शनिंग। ठीक है? ये सब कुछ हो जाता है, डिक्लाइन हो जाती है। होता क्यों है? ये एल्जाइमर डिजीज के कारण, स्ट्रोक के कारण ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, तब ब्रेन इन्फेक्शन हो गया, विटामिन की कमी हो गई, क्रोनिक एल्कोहल यूज हो गया। देखने को क्या मिलेगा? मेमोरी लॉस, पुअर जजमेंट और थिंकिंग, डिफिकल्ट इन कम्युनिकेशन, पर्सनैलिटी चेंज, वॉन्डरिंग एंड एग्रेशंस। ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी। तो हम क्या कर सकते हैं? करने के लिए हमारे पास क्या है? डेली रूटीन का शेड्यूल बना दो पूरा, कि हाँ भाई 1 बजे 10 बजे खाना खाना है, 11 बजे सोना है, फिर ये करना है, तो पूरा आप बना दो। तो उनको क्या है कि याद रहेगा। इंश्योर्स पेशेंट सेफ्टी, प्रोवाइड सिंपल कम्युनिकेशन, ये काम करेंगे। अगला डिसऑर्डर आता है हमारे पास, या अगली यूनिट आती है साइकेट्रिक इमरजेंसी। आई थिंक 4th या 5th चैप्टर पे आ चुके, पर पर्सनैलिटी में पढ़ लिया हमने, पर्सनल डिसऑर्डर पढ़ लिया, फिर ऑर्गेनिक डिसऑर्डर पढ़ लिया, और अब आ चुके हैं साइकेट्रिक इमरजेंसी के पास। तो साइकेट्रिक इमरजेंसी क्या है? ये साइकेट्रिक इमरजेंसी इज अ कंडीशन वेयर पर्सन्स बिहेवियर, मूड और थॉट्स, ये सब कुछ क्या हो जाए? अल्टर्ड हो जाए। ठीक है? अब इसके कुछ टाइप्स है। जैसे फर्स्ट टाइप है आपके सिलेबस में अटेम्प्ट सुसाइड, सुसाइडल अटेम्प्ट लेना, वो क्या है? साइकेट्रिक इमरजेंसी है। साइकेट्रिक इमरजेंसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। सेल्फ हार्म बिहेवियर, खुद, अब सुसाइड होता क्या है? खुद को नुकसान पहुंचाना, इंटेंट टू डाई, मरने के लिए, मरने के साथ, कि भाई मरना ही है, इसलिए खुद को नुकसान पहुंचाना। वार्निंग साइन, जैसे होपलेस हो जाता है व्यक्ति, विड्रॉल हो जाता है, टॉकिंग अबाउट डेथ, तो समझ आओ कि अब ये सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं इसको। इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे? तो इंश्योर सेफ्टी,
जहाँ भी उसको हार्मफुल ऑब्जेक्ट दिखे वहाँ पर उसको हटा दो, रिमूव कर दो। कॉन्स्टेंट ऑब्जर्वेशन, इमोशनल सपोर्ट, इमीडिएट साइकेट्रिक रेफरल। ओके, ठीक है सर। वायलेंस एंड एग्रीगेशंस, एग्रेशंस, वायलेंस हो जाता है, गाली गलौज करता है, एक दूसरे को मारता है, फिजिकल और वर्बल हार्म टुवर्ड अदर्स, दूसरों को, खुद को मार रहा है तो वो सुसाइड में आता है, दूसरों को मार रहा है तो वायलेंस में आ गया। एक कंडीशन वेयर ए पर्सन बिकम एंग्री एंड मे हार्म अदर्स और प्रॉपर्टी, दूसरों को या उनकी प्रॉपर्टी को, तो वो क्या कहलाता है? वायलेंस कहलाता है। मैनेजमेंट क्या करे? मेंटेन काम एनवायरमेंट। मेडिकेशंस हो गया, जैसे सेडेटिव से एंटीसाइकोटिक दे दो, ठीक है। मेंटेन सेफ डिस्टेंस, दूरी बनाए रखो उससे। रिमूव डेंजरस ऑब्जेक्टिव्स, साइड कर दो, पत्थर वगैरह, चाकू वगैरह हो कुछ। स्टूपर्स, स्टूपर म्यूट एंड मोशनलेस होता है, कुछ भी उसको पता नहीं है, सुस्त पड़ा हुआ है। एक कंडीशन वेयर पेशेंट म्यूट एंड इमोबाइल एंड डज नॉट रेस्पॉन्ड टू सराउंडिंग, उसको कुछ पता नहीं है क्या चल रहा है जिंदगी में। रिड्यूस्ड रेस्पॉन्सिवनेस एंड इमोबिलिटी। ओके, तो क्या करें इसका मैनेजमेंट हम? तो मैनेजमेंट अपन क्या करेंगे सर? मैनेजमेंट के लिए अपन एक काम कर सकते हैं, उसके लिए वाइटल साइन लो, मेंटेन न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन। ओके, और ट्रीट अंडरलाइन कोज की हुआ क्यों है इसका, ऐसा क्यों हुआ है, उसको ट्रीट कर दो। अगला आता है डिलेरियम ट्रीमेंस। क्या है डिलेरियम ट्रीमेंस? तो डिलेरियम ट्रीमेंस क्या होता है? सीवियर एल्कोहल विड्रॉल कंडीशन होती है, कन्फ्यूजन, ट्रेमर्स और हेलुसिनेशन देखने को मिलता है। क्या करें मैनेजमेंट में? इमरजेंसी केयर देंगे, आईवी फ्लूइड चढ़ाएंगे, सेडेटिव्स जैसे बेंजोडाइजेपिन्स होगी, और मॉनिटर कॉम्प्लिकेशंस। ओके, आगे चलते हैं अपन क्राइसिस। नेक्स्ट आता है क्राइसिस। तो क्राइसिस क्या है? क्राइसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जैसे कि प्रॉब्लम हो गई, प्रॉब्लम मतलब कि जैसे डिजास्टर हो गया, बाढ़ वगैरह आ गई, भूकंप आ गया, वो क्या है? क्राइसिस ही तो है। ए क्राइसिस इज अ स्ट्रेसफुल इवेंट्स इन वंस लाइफ विच कोज डिस्टर्बेंस इन होम्योस्टेटिक्स मैकेनिज्म एंड कोज डिफिकल्टी टू कोप विद इवेंट, और उसका सामना करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो क्या कहलाएगा? क्राइसिस कहलाएगा। अब क्राइसिस के टाइप्स क्या हो गए? तो मेचुरेशन क्राइसिस हो गया, सिचुएशनल क्राइसिस और सोशल क्राइसिस हो गया, ठीक है। मेन आता है आपके पास क्राइसिस एंड क्राइसिस इंटरवेंशन। तो क्राइसिस इंटरवेंशन क्या है सर? क्राइसिस इंटरवेंशन क्या होता है बताओ फटाफट। हम तो बताएंगे, आप भी बता दो थोड़ा बहुत। हाँ भाई, क्राइसिस इंटरवेंशन इमीडिएट एंड शॉर्ट टर्म साइकोलॉजिकल केयर होती है इंडिविजुअल इन द क्राइसिस। उस क्राइसिस से बचने के लिए, उस क्राइसिस का सामना करने के लिए, उसको कोप करने के लिए हम क्या करें, वो होता है क्राइसिस इंटरवेंशन। प्रिंसिपल्स देखते हैं क्राइसिस इंटरवेंशन के। प्रोवाइड इमीडिएट हेल्प, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उस हेल्प प्रोवाइड करो। एंश्योर सेफ्टी ऑफ पेशेंट एंड अदर्स। बिल्ड ट्रस्ट, फोकस ऑन प्रेजेंट प्रॉब्लम्स नॉट पास्ट, अभी क्या चल रहा है उसका ट्रीट करो। एनकरेज एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स, सपोर्ट पेशेंट इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है, ताकि उसका प्रॉब्लम को हम सामना कर सके, उसको सोल्व कर सके। क्या क्या कर सकते हैं हम इसमें? फर्स्ट करेंगे असेसमेंट की, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, कोज एंड रिस्क, हुआ क्यों है, क्या कारण है, क्या प्रॉब्लम हुई है, ठीक है, उसको असेस करेंगे। एंश्योर सेफ्टी, फिर पेशेंट को सेफ रखेंगे हार्म से, नुकसान से, हार्म से उसको सेव करेंगे। एस्टैब्लिश रेपर्ट्स, बिल्ड ट्रस्ट एंड टेक टाक कामली, शांति से बात करेंगे उसके साथ, ट्रस्ट बिल्डअप करेंगे। एनकरेज एक्सप्रेशंस, लेट पेशेंट शेयर फीलिंग्स, ताकि पेशेंट क्या कर सके, अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सके। ट्रस्ट वगैरह हम उसमें करेंगे तो वो प्रॉब्लम बताएगा, तभी तो हम उसको क्या करेंगे, सोल्व कर पाएंगे। अगला आता है मेंटल हेल्थ एक्ट 1987, 1987। तो मेंटल हेल्थ एक्ट क्या है कि बहुत सारे ऐसे चेंजेस आए। अगला टॉपिक आ चुका है, मेंटल हेल्थ एक्ट इज ए लॉ मेड टू इम्प्रूव द केयर और ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इल पेशेंट एंड रिप्लेस द इंडियन ल्यूनेसी एक्ट 1912। कि पहले क्या था, ये एक्ट था 1912 में, 1912 में ये एक्ट था इंडियन ल्यूनेसी एक्ट नाम से। इसको क्या किया, रिप्लेस कर दिया किसने? मेंटल हेल्थ एक्ट 87 ने, और 1987 ने 1987 को रिप्लेस कर दिया 2017, ठीक है। तो इसमें क्या बताया? इसने बताया कि ट्रीटमेंट कैसे करें, और जो मेंटल पेशेंट है उनका ट्रीटमेंट, उनकी केयर को इंप्रूव करना चाहिए, ये करना है। तो क्या करेंगे? टू प्रोवाइड बेटर ट्रीटमेंट एंड केयर टू रेगुलेट साइकेट्रिक हॉस्पिटल इन सर्विसेज, इसके लिए ये एक्ट चलाया गया है। ये फोकस करता है शिफ्टेड फ्रॉम कस्टडी, कि पहले कस्टडी थी, जैसे हमने असाइलम पढ़ा था, असाइलम की जगह एक काम करो, आप ट्रीटमेंट करो पेशेंट का, उसको एक जगह रखो मत पेशेंट को, आप ठीक है, उनका इलाज करो। बेटर लीगल प्रोसीजर, ऑर्गेनाइज्ड मेंटल हेल्थ सर्विसेज, अच्छी सर्विस दो। फिर 2017 में आया रिप्लेस मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 को रिप्लेस कर दिया, और 2017 में आ गया कि, और इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो भी क्या हो, केयर दी जा रही है वो राइट के बेसिस पर हो, पेशेंट के राइट के बेसिस पर हो। कुछ राइट्स दे रखे हैं यहाँ पर, बाकी के हम आगे स्लाइड में देखेंगे। राइट ऑफ असेस मेंटल हेल्थ केयर, कि जो भी हम केयर दे रहे हैं वो मेंटल हेल्थ केयर असेस कर साथ हो। लिव लाइव विद डिग्निटी, नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। सुसाइड अटेम्प्ट इज नॉट पनिशेबल, ठीक है। पहले क्या था कि अगर कोई सुसाइड कर लेता था, मान लो सुसाइड कर लिया उसने, ऊपर से कूद गया और वो बच गया, तो उसको जेल में रखो फिर, क्यों? क्योंकि वो क्राइम था पहले, बेचारा बड़ी मुश्किल से बचा है और उसको वापस से जेल में रखो, तो उसको हटा दिया गया है।
ठीक है। डायरेक्ट ईसीटी बंद कर दी गई है, पहले चलती थी। फ्री ट्रीटमेंट फॉर पुअर पेशेंट के लिए फ्री ट्रीटमेंट कर दिया। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड ये बनाया गया, MHRB। ओके। राइट ऑफ मेंटल इल पेशेंट, मेंटल इल पेशेंट के कौन कौन से राइट्स है? तो फर्स्ट राइट आता है हमारे पास राइट टू डिग्निटी एंड रेस्पेक्ट, पेशेंट के डिग्निटी और रेस्पेक्ट का राइट हो गया। राइट टू कॉन्फिडेंशियलिटी, राइट टू इन्फॉर्म कंसेंट, राइट टू ट्रीटमेंट, राइट टू रिफ्यूज ट्रीटमेंट एंड राइट टू लीगल एड्स। ऐसे हमने 6 क्या पढ़ लिए? राइट्स देख लिए। अब सुनो, क्यों बनाए ये राइट्स? ताकि पेशेंट को क्या मिल सके, मेंटल इल पर्सन है उसको रिस्पेक्ट, सेफ्टी एंड फेयर ट्रीटमेंट दे सको, इसलिए ये राइट बनाए गए हैं। अब मेंटल हेल्थ केयर एक्ट के अकॉर्डिंग 2017 के अकॉर्डिंग हमने एडमिशन और डिस्चार्ज इनके टाइप भी पूछे जाते हैं। तो एडमिशन क्या है? इंडिपेंडेंट एडमिशन। इसमें क्या होता है कि पेशेंट हैज डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, पेशेंट खुद आता है और बोलता है कि सर मेरे ये प्रॉब्लम हो रही है, मुझे एडमिट कर दो। इंडिपेंडेंट, किसी पर डिपेंड नहीं है वो। डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी उसमें ओन कंसेंट एंड कैन रिक्वेस्ट डिस्चार्ज एनी टाइम, और वो अपने हिसाब से वो क्या कर सकता है, डिस्चार्ज हो सकता है। दूसरा है सपोर्टेड एडमिशन, कि कोई उसके साथ में आएगा उसको सपोर्ट करने। अभी देखा हमने नॉमिनेट रिप्रेजेंटेटिव, क्या देखा हमने? नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव देखा। कहाँ गया ये? नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव 2017 के बेसिस पर। तो इसमें क्या हुआ कि अगर उसकी नहीं है कैपेसिटी इतनी, विदाउट कैपेसिटी, पेशेंट विदाउट कैपेसिटी, पेशेंट की कैपेसिटी नहीं है, तो वो उसका कोई साथ में नॉमिनेटेड हो, कोई रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनेटेड हो, तो वो उसके कंसेंट पे हम उसको एडमिशन दे सकते हैं। नीड असेसमेंट बाय मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, ठीक है। अगला आता है डिस्चार्ज कैसे करें? तो डिस्चार्ज के लिए फर्स्ट आ गया ऑन बेसिस पर इंडिपेंडेंट पेशेंट, है ना। दूसरा आता है सपोर्टेड एडमिशन, जैसे सपोर्टेड एडमिशन किया था हमने, उसका कैसे हम क्या करेंगे डिस्चार्ज? तो नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव और साइकेट्रिक के डिसीजन पर करेंगे डिस्चार्ज व्हेन पेशेंट इंप्रूव होता है। तो जिसने भी उसको क्या किया था, एडमिशन किया था नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव ने, वो और साइकेट्रिक डिसीजन लेके उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। एक होता है मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड, मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड बोलते हैं कि डिस्चार्ज करना है तो कर सकते हैं, या एडमिशन करना है तो कर सकते हैं हम, ठीक है। ये था MHCA 2017 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है लास्ट चैप्टर, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग। तो कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग क्या है? देखो, हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, तो एक काम करते हैं, हॉस्पिटल के अलावा हम अगर घर पर इलाज करें तो कैसा रहेगा? अगर हम घर पर कम्युनिटी में इलाज करें तो कैसा रहेगा? जल्दी ठीक होगा? ठीक है सर, ऐसा कर लेते हैं। तो कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग फोकस ऑन प्रोवाइडिंग मेंटल हेल्थ केयर इन कम्युनिटी रेदर देन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में ना सही, हम कम्युनिटी में अगर उसका केयर दे रहे हैं तो वो कम्युनिटी मेंटल हेल्थ होती है। द मेन एम, इसका उद्देश्य क्या है? एम इज टू हेल्प पेशेंट लिव या पेशेंट लाइव ए नॉर्मल लाइफ विद इन देयर फैमिली एंड सोसाइटी, कि वो अपने घर वालों के साथ, सोसाइटी के साथ अगर नॉर्मल जिंदगी जिएगा तो जल्दी ठीक हो सकता है। अब हमारे पास 2 वर्ड आते हैं, कौन से? इंस्टीट्यूशनलाइजेशन एंड डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। होते क्या है, दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन होता है कि जब हॉस्पिटल से अपन घर में लेकर आ रहे हैं। देखो सुनो, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन नाम में क्या है? इंस्टीट्यूशन। तो जब ट्रीटमेंट कहाँ पर हो रहा है? ट्रीटमेंट इज इन मेंटल हॉस्पिटल असाइलम पेशेंट स्टे फॉर लॉन्ग टाइम। अगर यहाँ पर हो रहा है हॉस्पिटल में तो वो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन होगा, और अगर घर पर हो रहा है, घर पर मतलब कि कम्युनिटी में, घर पर मतलब कि कहाँ पर, कम्युनिटी पर हो रहा है, तो क्या कहलाएगा? डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन कहलाएगा। शिफ्ट फ्रॉम हॉस्पिटल टू कम्युनिटी बेसिस केयर, पेशेंट लाइव विद फैमिली एंड गेट ट्रीटमेंट नियर बाय, ठीक है। दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। लॉन्ग हॉस्पिटल स्टे, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन में हॉस्पिटल में रुकना पड़ता है, यहाँ पर कम्युनिटी में केयर दी जाती है। आइसोलेशन फ्रॉम सोसाइटी, यहाँ पर सोसाइटी इन्वॉल्व रहती है। पेरेंट इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। पेशेंट इंडिपेंडेंट रहता है, यहाँ पर पेशेंट डिपेंडेंट रहता है। ओके। अब आता है लास्ट पॉइंट, मॉडल ऑफ प्रिवेंटिव साइकेट्रिक। तो वही प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी हो गया। प्राइमरी क्या होता है? हेल्थ एजुकेशन देनी है, मतलब कि मेंटल इल होने से पहले हेल्थ एजुकेशन दो आप। स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करना है वो बताओ। प्रिवेंट डिजीज बिफोर इट अकर, जब डिजीज हो रही है उससे पहले अगर हम उसको कर दे ट्रीट, तो वो क्या होगा? प्राइमरी प्रिवेंशन कहलाता है। अवेयरनेस के थ्रू, स्ट्रेस मैनेजमेंट के थ्रू, हेल्थ एजुकेशन के थ्रू, ठीक है। सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या होता है? अर्ली डायग्नोसिस। अब हो चुका है वो अगर मेंटल इल, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसको ट्रीट करो, डायग्नोसिस करो, ट्रीटमेंट दो, ठीक है, अर्ली डायग्नोसिस। फिर है टर्सरी प्रिवेंशन। टर्सरी प्रिवेंशन क्या होता है? रिड्यूस डिसेबिलिटी एंड रिहेबिलिटेशन, एग्जाम्पल वोकेशनल ट्रेनिंग। अब हो गया है तो उसी के साथ उसको रहना सिखाओ, ठीक है। तो इसी के साथ आपका कंप्लीट साइकेट्रिक होता है। तो टाइम देख सकते हो आप कितने टाइम में हुआ है। 1 शॉट थी कंप्लीट साइकेट्रिक की, कमर दर्द करने लगी अब तो, ठीक है। तो सोचा था वो करके दिखाया है, कंप्लीट साइकेट्रिक इन 1 शॉट। नाम देख सकते हो आप, चैनल देख सकते हो और बैकग्राउंड भी देख सकते हो। तो इसी के साथ नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, और आपको क्या चाहिए वो भी हम धीरे धीरे अब कमेंट देख रहे हैं और आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। तो लेक्चर कैसा लगा कमेंट जरूर करें।
शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ, ग्रुप में, ठीक है, स्टोरी पर, जहाँ भी आप करना चाहो शेयर जरूर करें, सबको हेल्प मिलनी चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं लेक्चर में नए वीडियो के साथ। राधे राधे।